नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है द नॉवेल वाला। तो तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ध्यान दें, ये ऑडियो नॉवेल सुनकर अगर आप रोए, हंसे, गुस्सा हुए या प्यार में पड़ गए तो वो आपकी अपनी गलती है। हम तो बस आवाज में जान डाल रहे हैं, दिल में नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन। अरे यार, अगर किताब फेमस है तो हमारा चैनल भी फेमस हो जाएगा ना। कोई शिकायत हो तो कमेंट में भाई सॉरी लिख दो, हम मान जाएंगे। नहीं तो अगली कहानी में तुम्हें ही विलेन बना देंगे। सुनो, मजा लो लेकिन जज मत करो। अध्याय 106। मेरे प्यारे चचेरे भाई को पता नहीं कि मेरी सीनियर कितनी कमाल की है। विक्रांत है। राव ने वास्तव में इस लाभदायक अवसर पर काफी समय से नजर रखी हुई थी। उसने हमेशा इसे चाहा था लेकिन कभी करने की हिम्मत नहीं की। ये पैसे की बात नहीं थी। उसे पता था कि रेस्तरां के पीछे के रिश्ते बहुत जटिल थे और थोड़ी सी गलती भी उल्टी पड़ सकती थी। हालांकि रामनगर टाउन में विक्रांत राव काफी प्रभाव रखता था, लेकिन असली ताकत के सामने उसे कम प्रोफाइल रखनी पड़ती थी। मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि मैं इस रेस्तरां के पीछे की गंदी सौदेबाजी का सामना कर पाऊंगा। मैं इसमें फंस सकता हूं, लेकिन चूंकि इस व्यक्ति ने इसे लेने की हिम्मत की और सभी औपचारिकताएं इतनी जल्दी पूरी कर लीं। विक्रांत राव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखी। मुझे डर है कि इसमें कोई मजबूत बैकिंग है। क्या ये प्रांत के किसी युवा मास्टर का काम है? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस रहस्यमय खरीदार से वह डरता और शक करता था, उसका असाधारण बैकग्राउंड भाई रोहन शर्मा निकला, जिसने उसकी जान बचाई थी और जिसे वह भाई कहता था। उसी समय रामनगर टाउन में एक प्राइवेट क्लब कमरा धुएं से भरा था और अच्छे कपड़ों वाले कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के सुंदर महिलाओं के साथ पी रहे थे। अचानक बीच में बैठा एक युवक ने अपना फोन देखा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ओह शिट! उसने अचानक अपना वाइन ग्लास जमीन पर पटक दिया। शार्प टुकड़े इधर उधर बिखर गए। उसकी बाहों में बैठी सुंदर महिला डर से चीख उठी। क्या हुआ? यंग मास्टर सन! आसपास के लोग चौंक गए। सन यंग मास्टर कहे जाने वाले व्यक्ति ने दांत पीसे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। कौन इतना साहसी है कि मेरे सन परिवार के पहले ही होंग्युन रेस्तरां पर कब्जा कर लिया? मेरे पापा और मैं स्प्रिंग फेस्टिवल में प्रांतीय राजधानी में नहीं रुके, बल्कि इस बदतर रामनगर टाउन में आए थे, सिर्फ इसी मामले के लिए। हमने पहले से इतनी तैयारी की, सभी कनेक्शन बना लिए, लेकिन आखिरी समय में किसी ने छीन लिया। जांचो जांचो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा देवता मुझसे उलझने की हिम्मत करता है। सन परिवार से चोरी करने की हिम्मत। लगता है वह जीने से थक गया है। रामनगर टाउन की पहाड़ी पर एक विला। कैलीग्राफी अभ्यास कर रहे एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनते ही ब्रश रोक दिया। स्याही की एक बूंद चावल के कागज पर गिर गई और सुंदर कैलीग्राफी खराब हो गई। उसने अचानक कीमती ब्रश दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। होंग्युन रेस्तरां किसी और ने छीन लिया। तू हरामी! मुझसे खाना छीनने की हिम्मत! चाहे तू रामनगर टाउन का स्थानीय गुंडा हो या बाहर का कोई, मुझे झकझक करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। थोड़े समय में पूरे रामनगर टाउन में हलचल मच गई। सभी पक्ष इस रहस्यमयी नए मालिक की जानकारी के लिए पागल हो रहे थे। कुछ सतर्क थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितना भी खोजने पर भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, जैसे नया मालिक पत्थर से निकला हो। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां के प्राइवेट रूम 301 में रोहन शर्मा को पता नहीं था कि यह सब सिस्टम की वजह से हुआ था। उसने बाहर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। सिस्टम द्वारा वादा की गई सभी चीजें सुचारू करने वाली टॉप लेवल कनेक्शन अभी तक नहीं आई थी, इसलिए फिलहाल वह चिंता नहीं कर रहा था। अभी उसने अपना फोन देखा, जहां देव चौधरी का मैसेज आया था। देव चौधरी, मिस्टर रोहन, रूम 302 बुक है और रूम की चाबी कारपेट के नीचे रखी है। मैंने 20 मिनट में ड्रिंक्स भेजने का इंतजाम किया है। चिंता मत कीजिए, सब प्लान के अनुसार है। रोहन शर्मा के होंठों पर संतुष्ट मुस्कान आई। देव चौधरी एक समझदार आदमी है। समझदार। उसने फोन रखा। उसकी नज़र टेबल पर घूमी। वे लोग पहले से ही पूरी तरह नशे में थे। सच या झूठ पता नहीं। विवेक शर्मा अभी भी लखड़ाती आवाज में बड़बड़ा रहा था कि उसे महानगर सिटी में कितने लोग जानते हैं, जबकि समीर मेहरा सीधा आदमी बन रहा था और विहान शर्मा चश्मा ऊपर करके चालाकी से मुस्कुरा रहा था। चलो रोहन, एक और पी लो, विवेक ने वाइन ग्लास उठाकर चिल्लाया। रोहन खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर माफी मांगने वाली और शर्मिंदा मुस्कान थी। भाई विवेक, सेकंड कजिन, सॉरी यार।
मैंने अभी फ़ोन चेक किया, महानगर सिटी से मेरे कुछ भाई भी रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां में खाना खा रहे हैं। चौथी मंजिल पर रूम 403 में। रोहन ने महत्वपूर्ण अंदाज में ऊपर इशारा किया। जैसा तुम जानते हो, मैं ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन भाईचारे का कोड तो निभाना पड़ता है। चूंकि मुझे पता है कि मेरे भाई यहाँ हैं, तो उन्हें टोस्ट ऑफर करना चाहिए, वरना फेस खराब हो जाएगा। मैं तुरंत आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तुम लोग पहले ये पी लो, और अगर ज़्यादा खाने की ज़रूरत हो तो और ऑर्डर कर लो। ये सुनकर विवेक, उसने उदारता से हाथ हिलाया। जा, आदमी को सोशल सिचुएशंस हैंडल करने पड़ते हैं। रोहन, तूने तो कमाल कर दिया। नेटवर्क वाइड होना अच्छी बात है। जा और जल्दी लौटा। वास्तव में वह रोहन के जाने का इंतजार कर रहा था। ये लड़का उन्हें लगातार पीने के लिए उकसा रहा था, जिससे वे ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे थे कि कैसे उसे नशे में करके बिल चुकवाएं। यह अच्छा मौका था कि भाई थोड़ा ब्रेक लें, खाना खाएं और शांत हो जाएं। ठीक है, फिर भाई लोग पहले खा लो। रोहन मुस्कुराया। जैसे ही वह प्राइवेट रूम से बाहर निकला, उसकी नज़र कोने में बैठी मीरा नायर पर पड़ी, लगभग नज़रअंदाज करने लायक। उसकी आंखों में वह जुनून और हिंट था जो सिर्फ वे दोनों समझ सकते थे। मैसेज पहले ही मीरा के फ़ोन पर भेज दिया गया था। 302, तुम्हारा इंतजार है। रोहन प्राइवेट रूम से निकलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से चौथी मंजिल पर नहीं गया, बल्कि सीधे अगले रूम 302 के दरवाजे पर गया, झुका और कारपेट के नीचे से रूम की चाबी निकाली, जो पहले नहीं दिखी थी। रेस्तरां में दरवाजे पर रूम की चाबी कार्ड थी। यहाँ खाना खाने में असुविधा नहीं होगी। हालांकि वेटर से पूछने और देव चौधरी के शब्दों को याद करने के बाद समझ आया कि रूम कार्ड सिर्फ एंट्री के लिए है। दरवाजे के अंदर मैनुअल लॉक है और चाबी दबाने पर ही दरवाजा लॉक रहता है, अन्यथा ये हमेशा खुला रहता है। थोड़ा सोचने पर समझ आ गया। ऐसा लगता है ये स्पेशल वीआईपी के लिए है। सीधे शब्दों में, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का रूप है। दूसरे होटलों में नहीं है, लेकिन यहाँ है। ये कई बड़े बॉस को प्राइवेसी पसंद करने वालों को रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां में बैंकेट करने के लिए आकर्षित करता है। ड्रॉप, दरवाजा खुला। ये रूम 301 से भी बड़ा था। इंटीरियर डिज़ाइन चाइनीज स्टाइल जैसा था। पूरे रूम में एंटीक फर्नीचर के अलावा एडजॉइनिंग लिविंग रूम सूट में चाइनीज स्टाइल सोफ़ा भी था, जो महोगनी बेस पर नर्म सोफ़ा कुशन था। फर्श पर इंपोर्टेड कारपेट नर्म और साफ था, और दीवारों पर केटीवी फैसिलिटी थी, ताकि मजा आए तो वहीं गाना गाया जा सके। यहाँ तक कि प्राइवेट बाथरूम वाला लाउंज भी था। रोहन अंदर गया, स्वाभाविक रूप से दरवाजा लॉक नहीं किया। वह सोफे पर बैठा और रूम घूमते हुए अनजाने में एक ड्रॉअर खोल दिया। उसमें ड्यूरेक्स दिखा। वह मुस्कुराया। लगता है होटल ने पहले से प्लान किया था। पहले अंदर से लॉक होने वाले दरवाजे लगाए, फिर केटीवी रूम बनाए। शायद सब गाना नहीं गाते, लेकिन इन रूमों में हैवी साउंड प्रूफिंग होती है ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। ड्यूरेक्स कॉन्डोम के साथ मिलाकर कहने की जरूरत नहीं। ये पूर्व मालिक वास्तव में बिजनेस करना जानता था, लेकिन रोहन को लगा ये चीज़ पहनना बेकार है। चूंकि सीनियर कमांडो जा रही है, तो उसे भी कमांडो जाना होगा। प्राइवेट रूम 301 में रोहन और मीरा एक के बाद एक निकल गए। विवेक महंगे महोगनी कुर्सी पर ढेर हो गया, शर्ट के 2 बटन खोले, शराब की बदबू वाली लंबी सांस छोड़ी और छत को घूरता रहा। डैम, ये लड़का। विवेक ने अपने सूजे हुए माथे को रगड़ा। उसकी जीभ थोड़ी अटक रही थी, लेकिन वह अभी भी मुश्किल से होश में था। ये लड़का सच में नशे में है या नाटक कर रहा है? इतना पीने के बाद भी कैसे नहीं गिरा? तीनों ने बारी बारी उसे पिलाया। कम से कम 1 पाउंड बेजयू तो पिया होगा, और फिर सारा रेड वाइन। सामान्य आदमी तो टेबल के नीचे गिर जाता, उल्टी करके पित्त तक निकाल देता। नहीं, लेकिन जब रोहन बाहर गया तो वह स्थिर चल रहा था, चेहरा लाल था और अगले रूम में टोस्ट देने जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, मुझे भी अजीब लग रहा है। उसका छोटा कजिन समीर मेहरा और ज्यादा नशे में था, चेहरा लाल और गर्दन मोटी। वह टेबल पर ढेर था, वाइन ग्लास कसकर पकड़े, आंखें धुंधली करके बड़बड़ा रहा था। क्या हमने इस लड़के की ड्रिंकिंग कैपेसिटी को कम आंका? महानगर सिटी में बिजनेस कर रहा है, शायद विकसित कर ली होगी। विवेक शर्मा, दूसरा कजिन जो हमेशा गोल्ड रिम चश्मा पहनता था और अच्छी ड्रिंकिंग कैपेसिटी का दावा करता था, अब लाल चेहरा लिए डकार ली और हाथ हिलाकर बोला, डरने की क्या बात है? ज्यादा पीना अच्छी बात है। विवेक की आंखों में चमक आए। उसने आवाज नीची करके मुस्कुराया, जितना ज्यादा पिएगा उतना ही बाद में दिमाग कम चलेगा। क्या तुमने देखा नहीं कितना उदार था? मोटाई और कांडी की बोतलें खोल रहा था, शायद खुद ही नशे में है, खुद को दुनिया का राजा समझ रहा है। हाँ, दूसरा भाई सही कह रहा है। विवेक ने टेबल पर मुक्का मारा। उसने दांत पीसकर कहा, जब तक वह बेहोश नहीं होता पीते रहो। आज हम उसे पूरी तरह नशे में करेंगे। एक बार ब्लैकआउट हो गया तो बिल चुकाना पड़ेगा, चाहे चाहे या न चाहे। हमने पहले से ही दसियों हजार का अल्कोहल खर्च किया है, क्या सब वापस करने वाले हैं? हे भाई, बहुत कमाल है।
समीर हंसकर सहमत हुआ। तीनों भाई प्राइवेट रूम में एक दूसरे को उत्साहित कर रहे थे। उन्हें रोहन को मारने का संकल्प हो गया था। उस पल वे इतने फायदे के मजा में डूबे थे कि उन्हें पता नहीं था कि शिकारी अक्सर शिकार के रूप में दिखता है। केवल विवेक, वह भी नशे में था। कुछ सही नहीं लग रहा था। मीरा नायर, क्या संयोग है कि तू और रोहन एक के बाद एक निकले? क्या कुछ गड़बड़ है? वह कैजुअली रूम से बाहर निकला। वेटर से मीरा के बारे में पूछा, जिसे पहले से निर्देश मिले थे। वह कुछ असामान्य नहीं कह सका, सिर्फ इतना कहा कि वह गलियारे के अंत में गई थी और पता नहीं नीचे गई या नहीं। विवेक ने सुनकर राहत ली। वह वापस अंदर जाने वाला था, लेकिन अगले रूम 302 से आवाजें आईं। युवान्यान पवेलियन, अच्छा नाम है। क्या यहाँ कस्टमर है? हाँ सर, वेटर ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। विवेक ने मन की शांति से वापस रूम में प्रवेश किया। आधा घंटा बाद बैंग, प्राइवेट रूम का भारी महोगनी दरवाजा अचानक खुला। रोहन तेजी से अंदर आया। उस समय उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला था, आस्तीन कोहनी तक चढ़ी हुई थी और उसकी सिग्नेचर ईमानदार लेकिन थोड़ी घमंडी मुस्कान थी। बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। फर्क ये था, रोहन के कॉलर पर 2 और स्ट्रॉबेरी मार्क्स थे, लेकिन लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया। कजिन्स, नहीं बहुत सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। चलो जारी रखते हैं। आज रात जो पहले गिरेगा वह पोता है। विवेक और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा। वे सब मन ही मन गालियां दे रहे थे। क्या ये कोई जानवर है? ये भी पी सकता है। तभी मीरा नायर ने भी दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। रोहन के नशे की हालत से अलग मीरा की वर्तमान हालत कुछ सूक्ष्म थी। उसका एक समय का गरिमामय और सुंदर चेहरा असामान्य लाली से भरा था, जैसे अभी सोना से निकली हो। कुछ बाल पसीने से गीले उसके गालों से चिपके थे। वह धीरे धीरे चली और हर कदम पर उसके फ्लैश कलर्ड स्टॉकिंग्स में लंबी सुंदर टांगें थोड़ी कांपती लग रही थीं, घुटने कमजोर लग रहे थे और उसे कुर्सी की पीठ पकड़कर बैलेंस बनाना पड़ रहा था। वह फीलिंग, जैसे अभी मैराथन दौड़कर आए हो, पूरी तरह थक गई। हालांकि विवेक थोड़ा नशे में था, वह आखिर उसकी मंगेतर थी, इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा था और कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। मीरा, विवेक ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुझे क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है और टांगे चलते समय कमजोर क्यों लग रही हैं? विवेक का सवाल सुनकर मीरा का दिल थोड़ा हिला। डैम रोहन, मैंने कहा था थोड़ा रेस्ट लेकर आऊं, लेकिन वह जिद करता रहा कि तुरंत आ जाऊं। सच में उसने समझ लिया, ये छोटा हरामी इतना ट्विस्टेड है। वह जानबूझकर कर रहा है। वह उस रोमांचक फीलिंग चाहता है जो किनारे पर लटकने की होती है। वह नर्वस नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ हेल्पलेस कड़वी मुस्कान दे सकी। दिल की घबराहट और बाकी आफ्टरग्लो को दबाकर मीरा ने गहरी सांस ली, थकी हुई बनकर माथे को रगड़ा, आवाज भारी और हेल्पलेस। ठीक हूँ, मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। वह बहुत इमोशनल थी और रो रही थी। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा उसे कंसोल करने में लगाया। गलियारे के अंत में हवा में खड़ी रही जब तक टांगें सुन्न नहीं हो गई, प्लस पहले कुछ ड्रिंक्स पी थी, थोड़ा नशा था। इमोशनल होने पर पसीना बहुत आ गया। बोलते हुए वह विवेक के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मूवमेंट्स बहुत सावधान थे, जैसे थोड़ा भी जोर लगाने से कहीं तेज दर्द हो जाएगा। और समझा। विवेक ने यह एक्सप्लेनेशन सुना। उसके शक तुरंत खत्म हो गए, बल्कि थोड़े दर्द के साथ कहा, तू भी उस बेस्ट फ्रेंड की फिक्र में इतना क्यों परेशान होती है? खुद को इतना थका लिया। ठीक है, वह सो गई है तो तू भी रेस्ट कर और अल्कोहल के असर को कम करने के लिए और खाना खा ले। मीरा ने सिर झुका लिया। वह विवेक की आंखों में नहीं देख सकी, लेकिन अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग उठी। इस पल वह खुद को अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से उसे भी ये थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। अगर विवेक को पता चल जाए कि वह फोन पर नहीं थी, बल्कि अगले 302 रूम में उसके कजिन द्वारा सोफे और खिड़की पर दबाई जा रही थी, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये सोचकर मीरा को फिर से गर्मी की लहर महसूस हुई। उसकी सुंदर टांगें अनजाने में और कसकर दब गईं। मीरा बैठी ही थी कि रोहन फिर पुरानी हरकत पर आ गया। उसने अपने सामने का रेड वाइन ग्लास उठाया, सिर पीछे करके एक घूंट में पी गया, फिर ग्लास जोर से टेबल पर पटका। स्मैक! वह तेज आवाज सबको चौंका दिया। रोहन ने भौहें चढ़ाईं, टेबल पर खाली वाइन बोतल की ओर इशारा करते हुए घिन से मुंह बनाया और लखड़ाती आवाज में कहा, कजिन्स, ये वाइन मजा नहीं देती जब तक जोर जोर से न पियो और जाओ। विवेक चौंक गया। उसने जल्दी मुस्कुराकर कहा, रोहन, ये रोमानी कौंटी है, बोतल 38,000 रुपये की। फिर भी संतुष्ट नहीं, ये टॉप क्वालिटी रेड वाइन है, टॉप क्वालिटी फोर्ट। रोहन ने अचानक हाथ हिलाया, नशे में पागल नवाब बनकर चिल्लाया, थूक उड़ाते हुए, यह इतना ब्लैंड है, इतना ब्लैंड, स्वाद जैसे डिश वाटर, सस्ता, इतना सस्ता। अब मेरी नेटवर्थ क्या है रोहन शर्मा की? मेरे कजिन्स और तुम सब सफल लोग हो, काफ़ी अमीर। हाँ, 10,000 की वाइन ये तो कुत्तों को खिलाने की है, तुम्हें देना तो बुलिंग है।
वाइन बदलो, मेरे लिए सबसे महंगी वाइन लाओ। सबसे महंगी होनी चाहिए। विवेक शर्मा और समीर मेहरा ने एक दूसरे को देखा, आंखों में शौक और मुश्किल से दबाया गया उत्साह। होली क्रैप, वह बेवकूफ़ लड़का सच में नशे में है। 38,000 रुपये की वाइन सस्ती लग रही है। सबसे महंगी चाहिए। ये तो खुद को काट कर पेश कर रहा है। विवेक के मुंह से हामी भरने से पहले प्राइवेट रूम का दरवाजा क्लिक से खुला। एक वेटर एक्सक्विजिट ब्लैक एंड गोल्ड ट्रे लिए रोहन के बोलते ही लगभग तुरंत दरवाजे पर आ गया। वेटर को देव चौधरी से सख्त ऑर्डर मिला था और वह दरवाजे पर 2 बोतलें लुई 13 ब्लैक पल लिए इंतजार कर रहा था। अंदर से चिल्लाहट सुनी, नॉक भी नहीं किया, बस दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। यह इतना तेज हुआ कि रोहन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रोहन ने वेटर को देखा और मन में गाली दी, देव चौधरी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लगभग सीन मिस हो जाता। अगर खुद को नहीं बता देता तो कमाल होता। हालांकि रोहन ने बहुत तेज रिएक्ट किया। उसकी धुंधली आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वेटर की ट्रे की ओर इशारा करते हुए उसने सरप्राइज और एक्साइटमेंट का नाटक करते हुए पूछा, हो, ये क्या वाइन है? लगती है बहुत हाई एंड। वेटर तेज था, उसने तुरंत समझ लिया। सम्मानजनक और माफ़ी मांगने वाली मुस्कान लगाई और थोड़ा झुककर बोला, सर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। ये 2 बोतलें लुई 13 ब्लैक पल अगले प्राइवेट रूम के वीआईपी के लिए रिजर्व थीं, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। वाइन निकाल ली गई है और सेलर में वापस नहीं डाली जा सकती। मैंने सुना कि यह जेंटलमैन अच्छी वाइन चाहता है, इसलिए मैंने लिबर्टी लेकर ला दिया। ये हमारे रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां की प्राइज्ड पोजीशन है। क्या कोई जेंटलमैन इंटरेस्टेड है? ये सुनकर रोहन, उसने तुरंत टेबल पर हाथ मारा। असीमित आत्मविश्वास से पूछा, स्टोव की प्राइज्ड पोजीशन? इंटरेस्टिंग लगता है। एक बोतल कितनी है? वेटर मुस्कुराया और एक नंबर बताया। ये विंटेज वाइन है और एक बोतल 100,000 रुपये की है। कितनी? विवेक और अन्य 2 ने ये नंबर सुना। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 1 लाख। एक बोतल वाइन 1 लाख रुपये। क्या ये सोना पी रहे हैं? 2 बोतलें तो 2 लाख। पहले से खाने पीने पर 10,000 खर्च। यह मील करीब 3 लाख का हो जाएगा। अगर वे रोहन को फंसाना चाहते थे तो ये बहुत ज़्यादा क्रूर है। अगर ये लड़का आखिर में बिल नहीं चुका पाया तो। हालांकि उन्हें प्रोस एंड कॉन्स वजन करने का मौका मिलने से पहले रोहन ने कैजुअली हाथ हिलाया जैसे 2 सिक्के फेंक रहा हो और चिल्लाया, 1 लाख। सस्ता, बेहद सस्ता। ठीक है, मैं लेता हूँ। दोनों बोतलें खोलो अभी। ये सुनकर वेटर ने हिचकिचाया नहीं और उन्हें इनकार करने का मौका दिए बिना बोतल ओपनर उठाया और पॉप से 100,000 रुपये वाली लिक्विड गोल्ड की बोतल तुरंत खुल गई। वह तेज आवाज़, इसने विवेक और उसके 2 साथियों की साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह तोड़ दी। खुल गई, सच में खुल गई। इसका मतलब और 200,000 खर्च हो गए। अध्याय 107, फाइन वाइन। वैभव पवेलियन प्राइवेट रूम 301 में रोहन और मीरा एक के बाद एक निकल गए। विवेक महंगे महोगनी कुर्सी पर ढेर हो गया। शर्तध्याय 106, मेरे प्रिय चचेरे भाई को पता नहीं कि मेरी सीनियर कितनी कमाल की है। चाओसेआई ने वास्तव में इस लाभदायक अवसर पर काफ़ी समय से नज़र रखी हुई थी। वह हमेशा इसे चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये पैसे की बात नहीं थी। वह जानता था कि रेस्तरां के पीछे के रिश्ते बहुत जटिल थे और थोड़ी सी गलती से उल्टा पड़ सकता था। हालांकि रामनगर टाउन में चाओसेआई काफ़ी प्रभाव रखता था, लेकिन असली ताकत के सामने उसे कम प्रोफाइल रखना पड़ता था। मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि मैं इस रेस्तरां के पीछे की गंदी सौदेबाजी का सामना कर सकता हूं। मैं इसमें फंस सकता हूं। लेकिन चूंकि इस व्यक्ति ने इसे लेने की हिम्मत की और सभी औपचारिकताएं इतनी जल्दी पूरी कर लीं, चाओसेआई ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ा डर झलका। मुझे लगता है कि इसमें कोई मजबूत बैकिंग है। क्या ये प्रांत के किसी युवा मास्टर का काम है? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस रहस्यमय खरीदार से वह डरता और शक करता था, उसका असाधारण बैकग्राउंड भाई रोहन शर्मा निकला, जिसने उसकी जान बचाई थी और जिसे वह भाई कहता था। उसी समय रामनगर टाउन के एक प्राइवेट क्लब में कमरा धुएं से भरा था और अच्छे कपड़ों वाले कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के सुंदर महिलाओं के साथ पी रहे थे। अचानक बीच में बैठे एक युवक ने अपना फ़ोन देखा। उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। ओह शिट! उसने अचानक अपना वाइन ग्लास जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े उड़ गए। उसकी बाहों में बैठी सुंदर महिला डर से चीख उठी। क्या हुआ? यंग मास्टर सन। पास वाले लोग चौंक गए। जिसे यंग मास्टर सन कहा जा रहा था, उसने दांत पीसे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। कौन इतना साहसी है कि मेरे सन परिवार के पहले ही होंग्युन रेस्तरां पर कब्जा कर लिया? मेरे पापा और मैं स्प्रिंग फेस्टिवल में प्रांतीय राजधानी में नहीं रहे, बल्कि इस बदबूदार रामनगर टाउन में आए थे, सिर्फ इस मामले के लिए। हमने पहले से इतनी तैयारी की, सभी कनेक्शन बना लिए, लेकिन आखिरी समय में किसी ने छीन लिया। जांचो, जांचो।
मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा देवता मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। सन परिवार से चोरी करने की हिम्मत। लगता है वह जीने से थक गया है। रामनगर टाउन की पहाड़ी पर एक विला में कैलीग्राफी कर रहे एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनते ही लेखनी रोक दी। स्याही की एक बूंद चावल के कागज पर गिर गई, जिससे सुंदर कैलीग्राफी खराब हो गई। उसने अचानक कीमती ब्रश 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हॉन्ग्यून रेस्तरां किसी और ने छीन लिया। तू हरामी, तू मेरे झांग लाओजू से खाना छीनने की हिम्मत करता है। चाहे तू रामनगर टाउन का लोकल गुंडा हो या कहीं बाहर का, मेरे झांग लाओजू से गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचना। कुछ ही समय में पूरे रामनगर टाउन में हलचल मच गई। सभी पक्ष इस रहस्यमयी नए मालिक की जानकारी के लिए पागल हो रहे थे। कुछ सतर्क थे, कुछ गुस्से में, कोई चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कितनी भी खोजबीन करने पर कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, जैसे नए मालिक पत्थर से निकल आए हों। हॉन्ग्यून रेस्तरां के प्राइवेट रूम 301 में रोहन शर्मा को पता नहीं था कि यह सब सिस्टम की वजह से हुआ था। उसने बाहर भारी तूफान खड़ा कर दिया था। सिस्टम द्वारा वादा किए गए सभी काम सुचारू करने वाले टॉप टियर कनेक्शन अभी तक किसी देरी से नहीं आए थे, इसलिए वह फिलहाल इसकी चिंता नहीं कर रहा था। अभी उसने फ़ोन पर दिंग दाचेंग का रिप्लाई देखा। दिंग दाचेंग, मिस्टर रोहन, रूम 302 बुक है और रूम की चाबी कारपेट के नीचे रखी है। मैंने 20 मिनट में ड्रिंक्स भेजने का इंतजाम कर लिया है। चिंता मत कीजिए, सब प्लान के अनुसार हो रहा है। रोहन शर्मा के होंठों पर संतुष्ट मुस्कान आई। दिंग दाचेंग समझदार आदमी है। समझदार। उसने फ़ोन रखा। उसकी नज़र टेबल पर घूमी। वे लोग पहले से ही पूरी तरह नशे में धुत थे। सच या झूठ पता नहीं। विवेक शर्मा अभी भी टूटे फूटे शब्दों में महानगर सिटी में अपने जानकारों की बातें कर रहा था, जबकि समीर मेहरा सीधा आदमी बन रहा था और विहान शर्मा चश्मा ऊपर करके चालाकी से मुस्कुरा रहा था। चलो रोहन, एक और पी लो, विवेक शर्मा ने वाइन ग्लास उठाकर चिल्लाया। रोहन शर्मा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर माफ़ी मांगने वाली और शर्मिंदा मुस्कान थी। भाई विवेक, सेकंड कज़िन, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अभी फ़ोन चेक किया, महानगर सिटी से मेरे कुछ भाई भी हॉन्ग्यून रेस्तरां में ही खाना खा रहे हैं। ये 4थी मंजिल पर रूम 403 में है। रोहन शर्मा ने महत्वपूर्ण अंदाज में ऊपर इशारा किया। जैसा आप जानते हैं, मैं ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन भाईचारे का कोड तो निभाना पड़ता है। चूंकि मुझे पता है कि मेरे भाई यहाँ हैं, तो उन्हें टोस्ट ऑफर करने जाना चाहिए, वरना मेरा मुंह काला हो जाएगा। मैं तुरंत वापस आता हूँ, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं। आप लोग पहले पीते रहिए और अगर ज़रूरत हो तो और खाना ऑर्डर कर लीजिए। ये सुनकर विवेक शर्मा, उसने उदारता से हाथ हिलाया। जा, एक मर्द को सोशल सिचुएशन संभालनी पड़ती हैं। रोहन, तू सच में बड़ा आदमी बन गया है। वाइड नेटवर्क होना अच्छी बात है। जल्दी जा और जल्दी वापस आ। वास्तव में वह रोहन के जाने का इंतजार कर रहा था। ये लड़का उन्हें बार बार पीने के लिए उकसा रहा था, जिससे वे ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे थे कि कैसे उसे नशे में धुत करके बिल चुकवाएंगे। यह अच्छा मौका था कि भाई थोड़ा ब्रेक लें, कुछ खाएं और शांत हों। ठीक है, तो भाई लोग पहले खाना खा लें। रोहन शर्मा मुस्कुराया। जैसे ही वह प्राइवेट रूम से बाहर निकला, उसकी नज़र कोने में बैठी मीरा नायर पर पड़ी, लगभग नज़रअंदाज करने लायक। उसकी आंखों में वह जुनून और संकेत था जो सिर्फ दोनों समझ सकते थे। मैसेज पहले ही मीरा नायर के फ़ोन पर भेज दिया गया था। 302, तुम्हारा इंतजार है। रोहन शर्मा प्राइवेट रूम से निकलने के बाद निश्चित रूप से 4थी मंजिल पर नहीं गया, बल्कि सीधे बगल के रूम 302 के दरवाजे पर गया, झुका और कारपेट के नीचे से रूम की चाबी निकाली, जो पहले नहीं दिखी थी। रेस्तरां में दरवाजे पर रूम की चाबी कार्ड थी। यहाँ खाना खाने में असुविधा नहीं होगी। लेकिन वेटर से पूछने और दिंग दाचेंग के शब्दों को याद करने पर समझ आया कि रूम कार्ड सिर्फ एंट्री के लिए था। दरवाजे के अंदर मैनुअल लॉक था और चाबी दबाने पर ही दरवाजा लॉक रहता था, अन्यथा ये हमेशा खुला रह सकता था। थोड़ा सोचने पर समझ आ गया, लगता है ये स्पेशल वीआईपी के लिए है। सीधे शब्दों में, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का रूप है। अन्य होटलों में नहीं है, लेकिन यहाँ है। यह कई बड़े बॉस जो प्राइवेसी पसंद करते हैं, उन्हें हॉन्ग्यून रेस्तरां में बैंक्वेट करने के लिए ज़्यादा आकर्षित करता है। ड्रॉप, दरवाज़ा खुला। ये रूम 301 से भी बड़ा था। अंदर का डिज़ाइन चाइनीज स्टाइल का था। पूरे रूम में एंटीक फर्नीचर के अलावा बगल के लिविंग रूम सूट में चाइनीज स्टाइल सोफ़ा था, जो महोगनी बेस पर नर्म सोफ़ा कुशन था। फर्श पर इम्पोर्टेड कारपेट नर्म और साफ था और दीवारों पर केटीवी सुविधाएं थीं। अगर मज़ा आए तो ऑन द स्पॉट गाना गाया जा सकता था। यहाँ तक कि प्राइवेट बाथरूम वाला लाउंज भी था। रोहन शर्मा अंदर गया, निश्चित रूप से दरवाज़ा लॉक नहीं किया। वह सोफे पर बैठा और रूम घूमते हुए अनजाने में एक ड्रॉअर खोल दिया। उसमें ड्यूरेक्स दिखा। वह मुस्कुरा उठा। लगता है होटल ने पहले से प्लान किया था। पहले अंदर से लॉक होने वाले दरवाजे लगाए, फिर केटीवी रूम बनाए।
शायद सभी के टीवी नहीं गाते, लेकिन इन रूमों में हैवी साउंड प्रूफिंग होती है ताकि बगल वाले गेस्ट डिस्टर्ब ना हो। ड्यूरेक्स कॉन्डोम के साथ मिलाकर कहने की जरूरत नहीं। ये पूर्व मालिक, वे सच में बिजनेस जानते थे, लेकिन रोहन को लगा वह चीज़ पहनना सच में बेकार है। चूंकि सीनियर कमांडो जा रही है तो उसे भी कमांडो जाना होगा। प्राइवेट रूम 301 में रोहन और मीरा एक के बाद एक निकल गए। विवेक शर्मा महंगे महोगनी चेयर पर धंस गया, शर्ट के 2 बटन खोले, शराब की बदबू वाली लंबी सांस छोड़ी और छत की तरफ खाली नजरों से देखता रहा। डैम, ये लड़का। विवेक ने अपनी थोड़ी सूजी हुई कनपटियों को रगड़ा। उसकी जीभ थोड़ी अटक रही थी, लेकिन वह अभी भी मुश्किल से होश में था। क्या ये लड़का सच में नशे में है या नाटक कर रहा है? इतना पिया और अभी तक बेहोश नहीं हुआ। तीनों ने बारी बारी उसे पिलाया, कम से कम 1 पाउंड बेजयू तो पिया होगा। और फिर सारा रेड वाइन। सामान्य आदमी तो टेबल के नीचे लेट जाता, पित्त निकालकर उल्टी करता नहीं। लेकिन जब रोहन बाहर गया था तो वह स्थिर चल रहा था, चेहरा लाल था और बगल के रूम में टोस्ट देने जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, मुझे भी अजीब लग रहा है। उसका छोटा कजिन समीर मेहरा और ज्यादा नशे में था, चेहरा और गर्दन लाल। वह टेबल पर धंसा था, वाइन ग्लास कसकर पकड़े, आंखें धुंधली करके बड़बड़ा रहा था। क्या हमने इस लड़के की ड्रिंकिंग कैपेसिटी को कम आंका? महानगर सिटी में बिजनेस कर रहा है, शायद विकसित हो गया है। विहान शर्मा, दूसरा कजिन जो हमेशा गोल्ड रिम चश्मा पहनता था और अच्छी ड्रिंकिंग कैपेसिटी का दावा करता था, अब लाल होकर डकार ली और हाथ हिलाकर बोला, डरने की क्या बात है, पीना अच्छी बात है। विहान शर्मा की आंखों में चमक आए। उसने आवाज नीची करके मुस्कुराते हुए कहा, जितना ज्यादा पिएगा उतना कम क्लियर हेडेड रहेगा बाद में। क्या तुमने देखा नहीं कितना उदार था? मोटाई और कांडी की बोतलें खोल रहा था, शायद खुद ही हाई हो गया है, सोच रहा है कि वह दुनिया का राजा है। हाँ, दूसरा भाई सही कह रहा है। विवेक शर्मा ने टेबल पर हाथ मारा। उसने दांत पीसकर कहा, जब तक वह बेहोश नहीं होता पीते रहो। आज हम उसे पूरी तरह नशे में कर देंगे। एक बार ब्लैकआउट हो गया तो बिल चाहे या न चाहे चुकाना पड़ेगा। हम पहले से ही दसियों हजार का अल्कोहल खर्च कर चुके हैं, क्या हम सब उबलकर उसे वापस देंगे? ही भाई, ब्रिलियंट है। समीर मेहरा हंसकर सहमत हुआ। 3 भाई प्राइवेट रूम में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे रोहन को मारने के लिए दृढ़ हो गए थे। उस पल में वे इतने फायदे की खुशी में डूबे थे कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि शिकारी अक्सर शिकार के रूप में दिखता है। केवल विवेक शर्मा, वह भी नशे में था। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। मीरा नायर, रोहन और तू एक के बाद एक कैसे निकल गई? क्या तुम दोनों में कुछ है? वह कैजुअली रूम से बाहर निकला। वेटर से पूछा कि मीरा नायर को देखा है तो वेटर, जो पहले से इंस्ट्रक्शन ले चुका था, कुछ असामान्य नहीं कहा। सिर्फ कहा कि वह कॉरिडोर के अंत में गई थी और पता नहीं नीचे गई या नहीं। विवेक को सुनकर राहत मिली। वह अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी बगल के रूम 302 से आवाजें आईं। युवानयांग पवेलियन, अच्छा नाम है। क्या यहाँ कस्टमर है? हाँ सर, वेटर ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा। विवेक शर्मा मन की शांति से वापस रूम में लौट आया। आधा घंटा बाद बैंग, प्राइवेट रूम का भारी महोगनी दरवाजा अचानक खुला। रोहन शर्मा तेजी से अंदर आया। इस समय उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला था, आस्तीन कोहनी तक चढ़ी हुई थी और उसकी सिग्नेचर ईमानदार लेकिन थोड़ी घमंडी मुस्कान थी। बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। फर्क ये था, रोहन का कॉलर इस समय 2 और स्ट्रॉबेरी मार्क्स थे, लेकिन लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया। कजिन्स, नहीं, मैं बहुत सॉरी हूँ, थोड़ा लेट हो गया। चलो जारी रखते हैं। आज रात जो पहले गिरेगा वह पोता है। विवेक और बाकी 2 ने एक दूसरे को देखा। वे मन ही मन गालियां दे रहे थे, क्या ये कोई जानवर है? ये भी पी सकता है। तभी मीरा नायर ने भी दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। रोहन के नशे की हालत के उलट मीरा की मौजूदा हालत थोड़ी सूक्ष्म थी। उसका एक समय का गरिमा में और सुरुचिपूर्ण चेहरा असामान्य लाली से लाल था, जैसे सोना में गई हो। उसके चेहरे पर पसीने से गीले बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई थीं। वह धीरे धीरे चली और हर कदम पर उसकी फ्लैश कलर्ड स्टॉकिंग्स में लंबी सुंदर टांगें थोड़ी कांपती लग रही थीं, घुटने कमजोर लग रहे थे और संतुलन बनाए रखने के लिए पास की कुर्सी की पीठ पकड़नी पड़ रही थी। यह एहसास जैसे मैराथन दौड़कर आए हो, पूरी तरह थक गई हो। हालांकि विवेक थोड़ा नशे में था, लेकिन वह उसकी मंगेतर थी, इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा था और उसे लगा कुछ गड़बड़ है। मीरा, विवेक ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है और टांगे चलते समय कमजोर क्यों लग रही हैं? विवेक के सवाल सुनकर मीरा का दिल थोड़ा हिला। डैम रोहन, मैंने कहा था थोड़ा आराम करके आऊंगी, लेकिन वह जिद करता रहा कि तुरंत आ जाऊं। सच में उसने समझ लिया, ये छोटा हरामी इतना ट्विस्टेड है। वह जानबूझकर कर रहा है। वह उस रोमांचक एहसास को चाहता है जो कगार पर लटकने का होता है। वह घबराई नहीं, बल्कि मजबूरन हेल्पलेस, कड़वी।
मुस्कान के साथ दिल में घबराहट और बाकी बचे आफ्टरग्लो को दबाकर मीरा ने गहरी सांस ली, थकी हुई बनकर कनपटियां रगड़ी, आवाज भारी और हेल्पलेस। ठीक हूँ, मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया था। वह बहुत इमोशनल थी और रो रही थी। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा उसे समझाने में लगाया। कॉरिडोर के अंत में हवा में खड़ी रही जब तक टांगें सुन्न नहीं हो गईं, प्लस पहले कुछ ड्रिंक्स पी थी तो थोड़ा नशा था। इमोशनल होने पर पसीना बहुत आ गया। बोलते हुए वह चलकर विवेक के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मूवमेंट्स बहुत सतर्क थे, ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा भी जोर लगाया तो कहीं तेज दर्द हो जाएगा। ओ समझा, विवेक ने यह एक्सप्लेनेशन सुना। उसके शक तुरंत खत्म हो गए, बल्कि थोड़े दर्द के साथ कहा, तू भी उस बेस्ट फ्रेंड की फिजूल की फिक्र क्यों करती है? खुद को इतना थका लिया। ठीक है, जब वह सो गई है तो तू भी आराम कर, कुछ खा ले अल्कोहल के प्रभाव को शांत करने के लिए। मीरा ने सिर झुका लिया। वह विवेक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग उभरी। इस पल वह खुद को अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से उसे भी थोड़ा रोमांचक लग रहा था। अगर विवेक को पता चल जाए कि वह फ़ोन पर नहीं थी, बल्कि बगल के 302 रूम में उसके कजिन द्वारा सोफे और खिड़की पर दबाई जा रही थी, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये सोचकर मीरा को फिर से गर्मी की लहर महसूस हुई। उसकी सुंदर टांगें अनजाने में और कसकर दब गईं। मीरा अभी बैठी ही थी कि रोहन फिर पुरानी हरकत पर उतर आया। उसने अपने सामने का रेड वाइन ग्लास उठाया, सिर पीछे करके एक घूंट में पी गया, फिर ग्लास जोर से टेबल पर पटका। स्मैक! वह तेज आवाज सभी को चौंका दिया। रोहन ने भौहें चढ़ाईं, टेबल पर खाली वाइन बोतल की ओर इशारा करते हुए घृणा से बोला और शब्द टिकते हुए, कजिन्स, ये वाइन मजा नहीं देती जब तक जोर जोर से न पियो और जाओ। विवेक चौंका। उसने जल्दी मुस्कुराकर कहा, रोहन, ये रोमाने कॉन्टी है जो 38,000 रुपये की बोतल है। फिर भी संतुष्ट नहीं, ये टॉप क्वालिटी रेड वाइन है, टॉप क्वालिटी फोर्ट। रोहन ने अचानक हाथ हिलाया, नशे में धुत नवाब की तरह पोज बनाकर थूक उड़ाते हुए चिल्लाया, यह इतना ब्लैंड है, इतना ब्लैंड, स्वाद जैसे बर्तन धोने का पानी। सस्ता, इतना सस्ता। मेरा नेट वर्थ अब क्या है रोहन शर्मा? मेरे कजिन्स और तुम सब सफल लोग हो, काफ़ी वेल्थ वाले। हाँ, 10,000 की वाइन ये कुत्तों को खिलाने के लिए है, तुम्हें देना तो बुलिंग है। वाइन बदलो, मेरे लिए सबसे महंगी वाइन लाओ, सबसे महंगी वाली। विवेक, विहान और समीर ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में शौक और मुश्किल से दबाया गया उत्साह। होली क्रैप, वह बेवकूफ़ लड़का सच में नशे में है। 38,000 रुपये की वाइन सस्ती लग रही है, सबसे महंगी चाहिए। ये तो खुद को काटने के लिए पेश कर रहा है। विवेक के मुंह से सहमति निकलने से पहले प्राइवेट रूम का दरवाजा क्लिक से खुला। एक वेटर एक्सक्विजिट ब्लैक एंड गोल्ड ट्रे लिए रोहन के बोलते ही लगभग तुरंत दरवाजे पर आ गया। वेटर को जनरल मैनेजर देव चौधरी का सख्त ऑर्डर मिला था और वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। स्टोकी प्राइज्ड पोजीशन 2 बोतल लुई 13 ब्लैक पल लिए। अंदर से चिल्लाहट सुनी, बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर आ गया। यह इतना तेज हुआ कि रोहन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रोहन ने वेटर को देखा और मन ही मन गाली दी, देव चौधरी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लगभग सीन मिस हो जाता। अगर खुद को एक्सपोज न करता तो चमत्कार होता, लेकिन रोहन ने बहुत तेज रिएक्ट किया। उसकी धुंधली आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वेटर के हाथ में ट्रे की ओर इशारा करते हुए उत्साह और सरप्राइज का नाटक करते हुए पूछा, हो, ये क्या वाइन है? लगती है बहुत हाई एंड। वेटर तेज था, उसने तुरंत समझ लिया। सम्मानजनक और माफ़ी मांगने वाली मुस्कान लगाई और थोड़ा झुककर बोला, सर, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। ये 2 बोतल लुई 13 ब्लैक पल बगल के प्राइवेट रूम के वीआईपी के लिए रिजर्व थी, लेकिन उन्हें इमरजेंसी से जाना पड़ा। वाइन निकाल ली गई है और सेल में वापस नहीं डाली जा सकती। मैंने सुना कि यह जेंटलमैन अच्छी वाइन चाहता था, तो मैंने हिम्मत करके ला दिया। ये हमारे रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां की प्राइज्ड पोजीशन है। क्या आप जेंटलमैन में से कोई इंटरेस्टेड हैं? ये सुनकर रोहन, उसने तुरंत टेबल पर हाथ मारा, असीमित आत्मविश्वास से पूछा, स्टोव की प्राइज्ड पोजीशन सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। एक बोतल कितने की है? वेटर मुस्कुराया और नंबर बताया, ये विंटेज वाइन है और एक बोतल 1 लाख रुपये की है। कितने? जब विवेक और बाकी 2 ने ये नंबर सुना, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 1 लाख? एक बोतल वाइन के लिए 1 लाख? क्या वे सोना पी रहे हैं? 2 बोतलें तो 2 लाख। पहले से खर्च किए 10,000 के खाने पीने के साथ यह मील करीब 3 लाख का होना चाहिए। अगर वे रोहन को फंसाना चाहते थे तो ये बहुत क्रूर है। अगर ये लड़का आखिर में बिल नहीं चुका पाया तो। लेकिन उनके प्रो और कॉन्स वजन करने से पहले रोहन ने कैजुअली हाथ हिलाया जैसे 2 सिक्के फेंक रहा हो और चिल्लाया, 1 लाख? सस्ता, बेहद सस्ता। ठीक है, मैं लेता हूँ। दोनों बोतलें खोलो अभी।
ये सुनकर वेटर ने हिचकिचाया नहीं और उन्हें मना करने का मौका दिए बिना बोतल ओपनर उठाया और पॉप से 1 लाख की लिक्विड गोल्ड बोतल तुरंत अनसील हो गई। वह तेज आवाज, यह विवेक और उसके 2 साथियों की साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह तोड़ दी। खुल गई, सच में खुल गई, इसका मतलब और 2 लाख खर्च हो गए। अध्याय 107 फाइन वाइन। वैभव पवेलियन, रूम 301 में रोहन और मीरा एक के बाद एक निकल गए। विवेक शर्मा महंगे महोगनी चेयर पर धंस गया, शर्ट के 2 बटन खोले, शराब की बदबू वाली लंबी सांस छोड़ी और छत की तरफ खाली नजरों से देखता रहा। यह अध्याय पहले से ही ऊपर के हिस्से में विस्तार से है, लेकिन जारी रखते हुए तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें शौक से एक्सटेसी और लालच में बदल गईं। चून की खुल गई हैं तो पीते हैं। यह 1 लाख की बोतल है, शायद जीवन में एक बार का मौका है इसे पीने का। वैसे भी रोहन शर्मा मूर्ख है जो बिल चुकाएगा, क्यों न पिए जब मिस हो जाएगा। रोहन इतना हीरोइक है। विवेक सबसे पहले रिएक्ट हुआ, चेहरा उत्साह से कांपता हुआ थम्स अप देकर गरजा। हम भाई सच में लकी हैं आज रोहन की वजह से। हमने 1 लाख रुपये की इम्पोर्टेड लिकर पी ली। हा हा हा। समीर मेहरा इतना एक्साइटेड था कि हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी फोन निकाला, वाइन बोतल पर मुक्का मारा। ये देखकर रोहन के होठों पर मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आई और वह पागलपन का नाटक जारी रखते हुए उकसाया, कजिन्स, अपने कजिन रोहन को इतना बातूनी होने के लिए ब्लेम मत करना। फोटो लो, वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करो। पोस्ट करना है, हर जगह पोस्ट करो। हमें लोकेशन सेट करनी है, रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां पर। हम तो साधारण लोग हैं, तो क्या हुआ अगर दिखावा पसंद है। युवा लोग दिखावा करें, जो हमें नीचा देखते हैं उन्हें दिखाओ हम क्या पी रहे हैं। हाँ, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है, पैक करो। समीर मेहरा रोहन के शब्दों से इतना उत्साहित हुआ कि तुरंत वीचैट मोमेंट्स खोला, 9 फोटो सिलेक्ट किए और कैप्शन लिखा, इस साधारण शाम में मैंने कजिन्स के साथ कैजुअल डिनर किया रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां में। कोई फैंसी वाइन नहीं, बस 2 बोतल लुई 13 ब्लैक पल 1 लाख रुपये प्रत्येक की। ठीक ठाक था, मैं मानता हूँ। अमीरों की जिंदगी कितनी बोरिंग और मोनोटोनस है। क्लिक सेंड। विवेक और विहान भी पीछे नहीं रहे, दोनों ने फोन निकाले, फोटो लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, चेहरों पर भारी वैभव और संतुष्टि की मुस्कान। केवल मीरा नायर पास में बैठी थी, इन 3 आदमियों को देख रही थी जो जोकरों की तरह एक्साइटेड थे। फिर रोहन को देखा, जिसके चेहरे पर साधारण मुस्कान थी लेकिन अंदर चालाकी। उसने मन ही मन आह भरी, रोहन, वह छोटा शैतान, वह इतना विकेड है। ये डिनर पार्टी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से इन 3 बेवकूफ़ों के गले में फंदा डाल रहा है। अगले आधे घंटे में प्राइवेट रूम रेवेलरी का समंदर बन गया। विवेक और उसके 2 साथी 1 लाख रुपये की 2 बोतलों को पवित्र जल की तरह पकड़े थे, एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, ग्लास के बाद ग्लास पीते जा रहे थे। वे पीते और ब्रैग करते जैसे खुद ने वाइन के लिए पैसे दिए हों। और रोहन, वह पुरानी ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा था, ग्लास उठाकर पीता और जब कोई नहीं देखता तो कीमती लिकर को पास के ट्रैश कैन में उड़ेल देता। उसकी आंखों में ये वाइन महंगी है लेकिन इन कचरे को खिलाने में बर्बाद है। ट्रैश कैन को खिलाना बेहतर है। 1 और 20 मिनट बीत गए, दोनों लुई 13 खाली हो गईं। विवेक और उसके 2 साथी सच में नशे में थे। वे कुर्सियों पर धंसे थे, आंखें फोक्सलेस और जीभ इतनी मोटी कि बोल नहीं पा रहे थे। रोहन ने देखा कि समय सही है। वह अचानक खड़ा हुआ, थोड़ा लहराया और टेबल पकड़कर जोर से चिल्लाया, कजिन्स, तुम लोग पीते रहो, मैं 4थी मंजिल पर वापस जाता हूँ। मेरे बडी ने अभी मैसेज किया कि वे बेवकूफ़ नशे में पागल हो गए हैं और लड़ाई शुरू कर दी। लगता है फ़ोन भी तोड़ दिया। मैं रोहन शर्मा, सम्मान का आदमी हूँ। मुझे ऊपर जाकर उन्हें सबक सिखाना है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, मैं तुरंत वापस आकर जारी रखेंगे। ये कहकर रोहन ने उन्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। उसने टेबल से फ़ोन उठाया, मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह मुड़ा, उसकी नज़र नशे में धुत्तों पर से गुजरी और मीरा नायर पर रुकी। इस बार उसने मैसेज नहीं भेजा, लेकिन आंखों का वह लुक गहरा, चंचल था और दोनों के बीच समझ का संकेत था। मैं जा रहा हूँ, बस इंतजार करो और देखो। मीरा ने तुरंत समझ लिया, होंठ हल्के से दबाए और टेबल के नीचे कपड़े का किनारा कसकर पकड़ा, हथेलियां पसीने से भीगीं। रोहन चला गया, प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद हो गया। शुरू में विवेक और उसके दोस्तों ने इसे सीरियस नहीं लिया और चैटिंग हंसते रहे, रोहन के वापस आकर बिल चुकाने का इंतजार करते रहे। ये रोहन सच में गुस्सैल है। विवेक ने डकार ली और बड़बड़ाया, लड़ाई के लिए इतना उतावला रहने दो, हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, एक समय का जीवन प्राइवेट रूम धीरे धीरे शांत हो गया। चिंता फैलने लगी। विवेक थोड़ा होश में आया और अपनी लॉन्गाइन्स घड़ी देखकर भौहें चढ़ाईं। लगभग आधा घंटा हो गया, रोहन क्यों नहीं लौटा? क्या लड़ाई में पड़ गए और जेल चले गए? विहान ने चश्मा ऊपर किया।
उसकी नशे वाली आवाज अनिश्चित थी। उसे कॉल करके पूछो। समीर ने फ़ोन निकाला, रोहन का नंबर डायल किया। सॉरी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह फ़िलहाल स्विच ऑफ है। ठंडी, अलग आवाज़ प्राइवेट रूम में गूंजी। 3 भाइयों के चेहरे तुरंत बदल गए। स्विच ऑफ, इस क्रिटिकल मोमेंट पर स्विच ऑफ। डैम, क्या भाग गया? विवेक अचानक उछला, कुर्सी लगभग पलट गई। जल्दी, वेटर बुलाओ, पूछो क्या हुआ। समीर ने जल्दी सर्विस बेल दबाए। 10 सेकंड से कम में वही वेटर जो वाइन लाया था मुस्कुराता हुआ अंदर आया, लेकिन विवेक और साथियों को वह मुस्कान अब कृपी लग रही थी। सर, कुछ चाहिए? जो लड़का बाहर गया था, जो ड्रिंक्स ऑर्डर किया, वह कहाँ गया? विवेक चिंतित होकर चिल्लाया। वेटर शांतिपूर्वक बोला, जैसे लाइन पहले से तैयार थी। ओह, आप मिस्टर रोहन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी देखा वह कुछ नशे में धुत दोस्तों के साथ नीचे गया। लगता है ऊपर लड़ाई हुई और फ़ोन टूट गया। वे खींचतान कर रहे थे, कह रहे थे पास के पुलिस स्टेशन जाकर मीडिएट करेंगे। वे चले गए। विवेक के सिर में भनभनाहट हुई, जैसे सिर पर डंडा पड़ा हो। पुलिस स्टेशन गए, फ़ोन टूट गया, तो बिल कौन चुकाएगा? तो वह कब वापस आएगा? विहान कांपती आवाज में पूछा। वेटर मुस्कुराकर सिर हिलाया, यह मुझे नहीं पता, स्थिति से लगता है थोड़ी देर नहीं आएंगे। ये कहते हुए वेटर की मुस्कान अचानक अर्थपूर्ण हो गई। उसने जेब से पीओएस मशीन निकाली और विनम्रता से कहा, आप सभी ने मजा लिया है ना? कौन बिल चुकाएगा? कितना कितना? विवेक सावधानी से पूछा। वेटर विनम्र मुस्कान के साथ बोला, कुल बिल 4,78,000 रुपये है। कार्ड से या बैंक ट्रांसफ़र से? बूम, 4,78,000। ये नंबर तीनों विवेक भाइयों पर बिजली की तरह गिरा। तीनों डर से लकवा मार गया। विवेक कुर्सी पर धंस गया, चेहरा सफ़ेद, होंठ कांपते, लंबे समय तक बोल नहीं पाया। लगभग 5 लाख, यह एक मील की कीमत है। रामनगर टाउन में छोटा अपार्टमेंट खरीदने लायक। कितना कितना? क्या लूट रहे हो? समीर चीखा, आवाज़ विकृत। वेटर मुस्कान बनाए रखे, सर, बिल डिटेल्स यहाँ हैं। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, ग्रुपर, प्रीमियम अबालोन प्लस 3 बोतल मोताई, 2 रोमाने कॉन्टी और 2 लुई 13 ब्लैक पल। सभी ड्रिंक्स आपके सामने खोली गईं और आप सभी ने पी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो हम प्राइस ब्यूरो, पुलिस स्टेशन या संबंधित अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। वेटर के बोलते ही 4 काले सूट में मजबूत सिक्योरिटी गार्ड अचानक प्राइवेट रूम के दरवाजे पर दिखे। वे 4 द्वारपाल की तरह खड़े थे, न अंदर आए न बाहर गए। अंदर वालों को अनफ्रेंडली नज़रों से देखते रहे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। विवेक पूरी तरह पैनिक हो गया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए असंबद्ध चिल्लाया, ये सब रोहन ने ऑर्डर किया। गलती करने वाले को दोषी ठहराओ, उससे मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? सॉरी, मिस्टर रोहन जा चुके हैं और यह वाइन सबके लिए थी। वेटर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा, जैसे मुस्कुराता टाइगर। इस पल तथाकथित भाईचारा विशाल बिल के सामने तुरंत रह गया। भाई, तू बड़ा भाई है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समीर रोते हुए बोला, मेरे अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार सैलरी है, मैं कैसे चुकाऊंगा? बकवास, सिर्फ बड़ा भाई होने से मैं मूर्ख बनूं? तूने सबसे ज्यादा पी और वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करके दिखावा करने वाला था। तू क्यों नहीं चुकाता? झगड़ा बंद करो, अब झगड़े से क्या फ़ायदा? विहान भी सफ़ेद चेहरा लिए, पैसे जमा करो, जल्दी जमा करो, वरना सच में जेल हो जाएगी। जमा? कैसे जमा करूं? मेरे कार्ड में सिर्फ 80,000 बचे हैं। 3 आदमियों को इतना बदसूरत व्यवहार देखकर पास में बैठी मीरा अचानक खड़ी हुई। उसने विवेक को ठंडे ढंग से देखा, चेहरे पर सही मात्रा में गुस्सा और निराशा। विवेक शर्मा, तूने मुझे बहुत निराश किया है। तू हमेशा ब्रैग करता है कि कितना कमाता है, साल में लाखों, लेकिन एक मील भी नहीं चुका सकता। रोहन को ट्रिक करने की कोशिश, अब देख क्या हाल हुआ। खुद फंस गए। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ये कहकर मीरा ने अपना बैग उठाया। उसने हाई हील्स में चलकर बाहर निकल गई। जब विवेक ने अपनी मंगेतर को जाते देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया। मीरा, कहाँ जा रही है? मत जा, तेरे पास पैसे हैं, मुझे उधार दे। लेकिन वह मीरा को छू भी नहीं पाया। पास के वेटर और सिक्योरिटी गार्ड ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे मीरा को देखा ही नहीं, रास्ता दे दिया कि वह बाहर निकल जाए। लेकिन जब विवेक बाहर भागने की कोशिश की, एक बड़ा मांसल हाथ ने उसके सीने पर जोर से धक्का दिया। वह पीछे गिरकर कुर्सी पर जा गिरा। कृपया बिल सेटल कर लें जेंटलमैन, या पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। वेटर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कोई कठोर बात नहीं कही, लेकिन वह लुक ही काफ़ी क्रूर था। नहीं, पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ। वे डर गए। अगर न्यू ईयर में जेल गए तो रेपुटेशन बर्बाद। प्राइवेट रूम से 3 आदमियों की हताश चीखें आईं। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां के नीचे पार्किंग लॉट के कोने में रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन शांति से पार्क थी। मीरा नायर रेस्तरां से निकली, चारों तरफ देखा, फिर तेजी से कार की तरफ गई, बैक डोर खोला और अंदर बैठ गई। कार का दरवाजा बंद होते ही
वह एक मजबूत हाथ से कमर से पकड़ी गई, एक चौड़ी और गर्म गोद में खींच ली गई। ओच टिल्ड धीरे, रोहन, तू शैतान है। मीरा रोहन की छाती पर लेटकर हौंफ रही थी और छोटे मुक्कों से उसका कंधा हल्के से पीट रही थी। उसका लहजा थोड़ा दोष देने वाला था, लेकिन ज्यादातर उत्साहित। तूने विवेक और उसके आदमियों के चेहरे नहीं देखे, वे डर से सफ़ेद पड़ गए थे। 5 लाख? क्या तू सच में उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा? रोहन धीरे से हंसा, उसकी उंगलियां उसके बालों में कुशलता से घूम रही थीं, आवाज गहरी और मैग्नेटिक। मौत के मुंह में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने काफ़ी कमाया है, यह अमाउंट तीनों मिलकर चुकाने लायक है। बस ये निर्भर करता है कि वे खर्च करने को तैयार हैं या नहीं। अगर सब फेल हो जाए तो मैं पैसे जुटा लूंगा, ऑनलाइन लोन लूंगा या 2 पुरानी कारें बेच दूंगा। फिर भी चूक सकता हूँ। किसने कहा था मुझे स्कीम करने की कोशिश की? रोहन बोलते हुए उसकी हथेली धीरे से उसकी पीठ पर नीचे सरकी, फ्लैश कलर्ड स्टॉकिंग्स में उसकी जांघों को हल्के से सहलाने लगी। उनसे तुलना में अब मुझे ज़्यादा चिंता है मेरी सीनियर की। नहीं, कुछ रिस्की मत कर टिल्डा, कोई देख लेगा। चिंता मत कर, यह पार्किंग लॉट का कोना है। न सिर्फ देखना मुश्किल है, और अगर देख भी लिया तो क्या? मुझे विश्वास है कि इस इंपीरियल ब्लैक एडिशन का रामनगर टाउन में काफ़ी प्रभाव है। जब तक कोई बेवकूफ़ नहीं, ज़्यादा लोग कार के पास नहीं आएंगे जब पता होगा कोई बिजनेस में है और खुद को मुसीबत में डालेंगे। इसके अलावा विवेक की कार वहाँ दूर पार्क है। रोहन ने कार की खिड़की से दिखती सफ़ेद मर्सिडीज बेंज ई क्लास की ओर इशारा किया और होठों पर मुस्कान आई। जब वे आखिर में पैसे जुटाकर बाहर आएंगे, कार लेने, बदसूरत हाल में। हम कार देख सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन साफ नहीं देख सकते। क्या तुझे ये फीलिंग ज़्यादा रोमांचक नहीं लगती? मीरा ने उसकी नज़र का पीछा किया और सच में विवेक की प्राइज्ड मर्सिडीज देखी। उसने सोचा विवेक ऊपर पैसे जुटाने में पसीना बहा रहा है, जबकि वह उसके सबसे नफरत वाले कजिन की लग्जरी कार में उसके पास बैठी है। एक मजबूत उत्तेजना तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। मीरा ने निचला होंठ काटा, रोहन को गुस्से से देखा और थूक कर बोली, फू, तू छोटा शैतान, तू बिल्कुल विकेड है। अगले सेकंड ये लाखों की विशाल ब्लैक व्हीकल धुंधले पार्किंग लॉट के कोने में लयबद्ध तरीके से हिलने लगी। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे लालची लोगों के लिए कोई मजाकिया मेलोडी बज रही हो। अध्याय 109। उसने एक भी बूंद नहीं पी। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां, पार्किंग लॉट का एक सुनसान कोना। एक पूरी तरह काला रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन कलनन ब्लैक बैज वहां खड़ा था। अगर कोई करीब से देखता तो हैरान हो जाता कि यह लग्जरी कार हल्के हल्के लयबद्ध तरीके से हिल रही है। बेशक ये लय स्थिर नहीं थी, कभी तेज जैसे रैपर का रैप, कभी धीमी और कोमल जैसे कोई नाजुक प्रेम गीत। तेज और धीमी लय का मेल सबसे परफेक्ट ताल बनाता था। कार की खिड़कियां टॉप क्वालिटी प्राइवेसी फिल्म से ढकी हुई थीं, जो बाहर की सारी नज़रों को रोकती थीं, लेकिन अंदर की मोहक गर्माहट और दब न सकने वाली सुखद आवाज़ों को रोक नहीं पाती थीं। सीनियर, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से चुपके चुपके पढ़ाई कर रही थीं? उग, हिस्टिल्ड। ओह, शानदार। तीसरी मंजिल पर वैभव पैविलियन, बैंकेट रूम 301। 4,78,000। 4,78,000? ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा। मैंने पूरे साल मेहनत की और मुश्किल से 5 लाख कमाए, जिसमें ईयर एंड बोनस भी शामिल है। लेकिन वो सारा पैसा मर्सिडीज E300 खरीदने में चला गया और अब कुछ बचा ही नहीं। मैं उन्हें कैसे दूं? विवेक शर्मा कुर्सी पर धंस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ठंडा पसीना उसकी शर्ट के कॉलर पर छा गया था। कहाँ गया था वो आत्मविश्वासी और जोशीला आदमी? अब वो रीढ़ निकाली गई कुत्ते जैसा लग रहा था, कांप रहा था और आंखें बेनूर। उसके सामने वेटर ने अपना स्टैंडर्ड प्रोफेशनल मुस्कान बनाए रखी, लेकिन विवेक के लिए वो मुस्कान यमराज का मौत का वारंट लग रही थी। सर, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। वेटर मुस्कुराया। उसका लहजा न झुका न कड़ा, बल्कि उसमें हल्की सी व्यंग्य की झलक थी। बिल का डिटेल यहाँ है। हर बोतल आपके सामने खोली गई, हर डिश आपने खुद ऑर्डर की। सर्विलांस फुटेज भी चल रहा है। अगर आपको कीमत में कोई समस्या है तो हम अभी प्राइस ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। या पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड सही समय पर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मजबूत काया से निकलने वाली दबाव वाली फीलिंग ने रूम में मौजूद तीनों आदमियों की गर्दन सिकोड़ दी। नहीं, इम्पल्सिव मत बनो, हम बस कुछ बातें कर रहे थे, हमने कहा नहीं कि नहीं देंगे। दूसरा कजिन विहान शर्मा अब जेंटलमैन बनने की परवाह नहीं कर रहा था। उसने अपनी गोल्ड रिम चश्मा उतारी, माथे का पसीना पोंछा और कांपते हुए बोला, हम देंगे, हम पैसा देंगे। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि जुटा रहे हैं, जल्दी मत करो, सब्र रखो। वे कहते हैं देंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? रूम में मौत की खामोशी छा गई। केवल तीनों आदमियों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। कमीने शेन लियांग, समिया मेहरा, वांग शिंगयूक ने मेज पर मुक्का मारा, आंखें लाल हो गईं, गुस्से या चिंता से, दांत पीसते हुए गालियां दी। उसने जानबूझकर किया।
कहा कि लड़ाई करेगा। मुझे लगता है उसने बिल महंगा देखकर बहाना बनाकर भाग गया। वो कमीना, उसने हमें सच में बर्बाद कर दिया। विवेक ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाए। एक गहरी कश ली जो गले में अटक गई और उसे जोरों से खांसी आई। बस, अब उसकी बुराई करने से क्या फ़ायदा? विवेक की आंखों में शातिर चमक उभरी। वेटर ने कहा नहीं कि शेन लियांगो पर लड़ाई करके फ़ोन तोड़ दिया। वो अब पुलिस स्टेशन में मीडिएशन के लिए गया होगा। ऐसे में हम उससे संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन ये कर्ज आज ही चुकाना है। क्रेडिट पर डाल दें। समिया चिल्लाया, आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये लगभग 5 लाख है। हम कैसे कवर करेंगे? विवेक ने दांत पीसे, नज़र दोनों छोटे भाइयों पर घुमाई। दूसरा भाई सही कह रहा है, हमें जुटाना पड़ेगा, वरना आज कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। अगर जेल गए तो पिंक काउंटी और रिश्तेदारों में हमारी इज्जत खत्म। हम इतना बड़ा झटका नहीं सह सकते। इस बार निकल आएं, फिर शेन लियांग से पैसा वसूल लेंगे। हाँ, विहान ने समर्थन किया। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। वो भाग सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। उसका घर शेंजिया विलेज में है, माता पिता अभी भी वहाँ हैं। अगले कुछ दिन चाइनीज न्यू ईयर हैं, जब हम रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे तो उसके माता पिता के सामने ही मांग लेंगे। विवेक गहरी आवाज में बोला, अगर सब फेल हो गया तो वो मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आएगा ना? देखते हैं शेन लियांग में कितनी शर्म बची है। अगर वो शर्म करेगा तो पिंक काउंटी में फिर कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा। पूरा नहीं देगा तो कम से कम आधा तो देगा। हम तीनों में आधा बांट लेंगे, नुकसान कम हो जाएगा। एक के बाद एक सेल्फ कंसोलेशन और स्पिरिचुअल विक्ट्री के बाद ग्रुप को आखिरकार हकीकत का सामना करना पड़ा। पेमेंट करो। वेटर पीओएस मशीन लेकर आया। मुस्कुराया, जेंटलमैन, ये 4,78,000 कैसे बांटेंगे? बराबर बांटो। विवेक दांत पीसते हुए बोला, चूंकि हम भाई हैं, बराबर बांटो। हर एक लगभग 1,60,000। 1,60,000। ये नंबर सुनते ही, हालांकि विवेक और विहान दर्द से कांप रहे थे लेकिन सहन कर सकते थे। विवेक प्रोजेक्ट टीम लीडर होने के नाते सालों से कुछ सेविंग्स जमा की थीं। शादी के लिए रखे पैसों को मिलाकर जुटा लिया, लेकिन ये एक झटके ने उसकी सारी सेविंग्स खाली कर दी। विहान रेस तरह चलाता है, कैश फ्लो थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्टॉक और रेनोवेशन के लिए रखे अधिकांश पैसों को अकाउंट में डालना पड़ा। सबसे बुरा हाल समिया का था। 1,60,000। ये नंबर सुनते ही समिया कुर्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया, चेहरा पीला, आंसू नाक बह रही थी। बड़ा भाई, दूसरा भाई, मुझे मार डालो। मेरे पास 1,60,000 कहाँ से आएंगे? मैंने वो मर्सिडीज सी क्लास लोन पर ली है, हर महीने कार और होम लोन एमी भरनी है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 80,000 हैं। समिया सच में टूट गया। वो एमसीएन एजेंसी में ऑपरेशंस करता है, बाहर से ग्लैमरस लगता है, रोज इंटरनेट सेलेब से मिलता है, सोशल मीडिया पर हाई एंड जगहों की तस्वीरें। असल में हाई लेवल एम्प्लॉय है। सैलरी अच्छी लगती है, लेकिन वैनिता बनाए रखने के चक्कर में खर्चा बहुत, बचत कुछ नहीं। 80,000। विवेक ने भौहें चढ़ाईं। इस निराशाजनक छोटे भाई को देखा, बहुत गुस्सा आया। तो अभी भी 80,000 कम हैं। बड़ा भाई, दूसरा भाई, मदद करो, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। समिया ने विवेक की टांग पकड़ ली, रोते हुए बोला, तुम्हारे पास पैसा है, पहले उधार दे दो, बाद में धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। विवेक और विहान ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में अनिच्छा दिखी। ये असली पैसा है, और आगे मिलेगा या नहीं पता नहीं। शिंग्यू, ये तुम्हारा बड़ा भाई मदद नहीं करना चाहता। विवेक ने आह भरी, टांग खींच ली। भाई, ये पैसा मेहनत से जोड़ा है, बहन जैसी को 3 गोल्ड पीस खरीदने के लिए। मेरे पास सच में नहीं है। हाँ, शिंग्यू, विहान ने भी मना किया। तुम जानते हो दूसरे भाई का रेस्तरां, साल के अंत में पैसा हर जगह चाहिए। ये 1,60,000 हमारी लिमिट है। ये हैं अच्छे भाई, पीने और ब्रैगिंग में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, लेकिन असली पैसा आने पर भाई की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। समिया निराश हो गया। उसने उन दोनों भाइयों को देखा जिन्हें वो रोज भाई कहता था। दिल में नफरत बढ़ने लगी। ठीक है, मदद नहीं करोगे न? समिया ने अचानक आंसू पोंछे, जमीन से उठा, आंखें पागलपन से भर गईं। तो पुलिस बुलाओ, सब मर जाएं। वैसे भी मेरे पास पैसा नहीं, जेल चला जाऊंगा। लेकिन उसने अचानक टॉपिक बदला, दोनों को घूरते हुए, अगर मैं गया तो तुम दोनों के सारे गंदे राज खोल दूंगा। और पैर मसाज पार्लर में तुम्हारा अफेयर अपनी बीवी से मत छिपाना। और दूसरे भाई, तुम्हारे रेस्तरां में लिम्फ नोड मीट। चुप चुप। विवेक और विहान का चेहरा एक साथ बदल गया। दोनों ने चिल्लाकर रोका, ये लड़का पागल कुत्ता है, कोने में पहुंचकर काटता है। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे को देखा और अनिच्छा से सहमति बनाई। अच्छा अच्छा, हम भाई हैं, इतना ड्रामा क्यों? विवेक दांत पीसते हुए बोला, दर्द भरे चेहरे से, ठीक है, मजबूर मत करो। हमारे पास इतना कैश सच में नहीं है। तुम्हारा दूसरा भाई और मैं हर एक अतिरिक्त 5,000 देंगे, कुल 10,000 तुम्हारे लिए।
बाकी 70,000 खुद जुटाओ। 10,000, समिया ने मन ही मन व्यंग्य किया, ये तो बूंद भर है। लेकिन पता था ये इन कंजूसों की लिमिट है। 70,000 और, समिया के हाथ कांपे, फ़ोन निकाला, उन लोन ऐप्स खोले, दांत पीस कर प्रोसेस किया और 70,000 अकाउंट में आ गए। वाह बड़ा भाई, दूसरा भाई। सॉफ्टवेयर चलाते हुए समिया रोया, प्लीज़ प्लीज़ ऑनलाइन लोन का 70,000 मेरे मम्मी पापा को मत बताना, पता चला तो मेरी टांगें तोड़ देंगे। और समिया ने नाक साफ की, दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखा। मैं MCN एजेंसी में ऑपरेशंस करता हूँ ना। टॉप इन्फ्लुएंसर्स के अलावा हमारी कंपनी कई न्यू इन्फ्लुएंसर्स को भी तैयार करती है। हाल ही में मैंने एक जेन जेड इन्फ्लुएंसर से डेटिंग शुरू की है, वो बहुत हॉट है। वो स्प्रिंग फेस्टिवल में रामनगर टाउन आ सकती है, तो तुम लोगों को मेरी इज्जत बचानी होगी, ये बात बाहर मत जाने देना। अगर उसे बाहर ले जाने के लिए पैसा चाहिए और तुमसे उधार मांगा तो ज़रूर देना, टाइम पर चुकता कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो आज की सारी बातें एक्सपोज कर दूंगा, सबकी इज्जत जाएगी, कोई नहीं बचेगा। समिया की गिड़गिड़ाहट और धमकी मिश्रित बातें सुनकर विवेक और विहान को मुंह में कीड़े पड़ गए जैसे, लेकिन मामले को जल्दी निपटाने के लिए मजबूरन हाँ कह दी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, बस अभी कर लो। 10 मिनट बाद 3 तेज पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज़ें आईं। 4,78,000 आखिरकार जुट गए। मोबाइल बैंकिंग ऐप में तेजी से घटते बैलेंस को देखकर विवेक का दिल सिकुड़ गया, दर्द से सांस लेना मुश्किल हो गया। वेटर ने POS मशीन से लंबी रसीद निकाली, चेहरा और चमक उठा। थैंक यू फॉर योर पैट्रोनेज तीनों बॉस। सबको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी फैमिली रियूनियन। मन ही मन हंस रहा था, ये है दिखावे की कीमत। अभी अभी कितने अकड़ रहे थे, 1 लाख वाली बोतल खोल रहे थे, अब लग रहा है जैसे पापा मर गए हों। चलो, विवेक एक सेकंड भी इस दुखद जगह पर नहीं रहना चाहता था, उठकर चल पड़ा। अचानक वो रुक गया, नज़र टेबल पर खाली वाइन बोतलों पर पड़ी और शेन लियांग ने जिस ट्रैश कैन में वाइन डाली थी उसने सूंघा, फिर झुककर देखा। आंखें बैल की तरह फैल गईं। शेन लियांग, वो कमीना, वो नशे में नहीं था, पूरे समय हमें बेवकूफ़ बना रहा था। हमने सच में धोखा खाया। उसमें माउंटन, रोमाने कॉन्टी और लुई 13 ब्लैक पल का मिश्रण था। ये सब पैसा है, हमारी कमाई। शेन लियांग, वो जानवर, उसने एक पैसा भी नहीं खर्च किया और इतनी अच्छी वाइन बर्बाद कर दी। कमीने, ये खत्म नहीं हुआ हम दोनों के बीच। देव चौधरी डिंग दाचेंग को खबर तुरंत मिली, फिर उसने रोहन को फर्स्ट हैंड इंटेलिजेंस भेजी। मिस्टर रोहन, सब सेटल हो गया। आपके 3 कजिन्स ने बिल पे किया, लगता है बराबर बांटा, और उन्हें पता चल गया कि आप नकली पी रहे थे। वो गुस्से से पागल हैं, हा। तीसरी अपडेट, 10,000 शब्दों का चैप्टर। सभी तरह का सपोर्ट चाहिए, अपडेट उर्ज करें, ढेर सारे कमेंट्स दें और छोटे गिफ्ट्स दें। अध्याय 110, खिड़की से एक दूसरे को देखना। रुको जरा, विवेक ने टेबल पर बचे खाने, खाली वाइन बोतलों और डिकेंटर में बची थोड़ी रेड वाइन की तरफ इशारा किया और दांत पीसते हुए चिल्लाया, सब पैक करो, सब पैक करो, इतना महंगा खाना और ये खाली बोतलें, सब पैक करो, मैंने पैसा दिया है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। वेटर ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी सर, अभी पैक करता हूँ। वेटर्स को बिजी देखकर समीर रोहन की सीट के पास से गुजरा, ट्रैश कैन को देखा और दिल में दर्द उठा। वो शेन लियांग, कमीना, इस ट्रैश में कम से कम 10,000 की वाइन डाली और वो 1 लाख वाली लुई 13। क्या बर्बादी, ये सच में संसाधनों की बर्बादी है। 10 मिनट बाद रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्तरां के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। जमीन पर घूमती पत्तियां बेहद उदास माहौल बना रही थीं। तीनों भाई सड़क किनारे उदास खड़े थे, हाथों में टेकअवे बॉक्स लिए जैसे 3 हारे हुए मुर्गे। ठंडी हवा चली, अब ज्यादातर नशा उतर चुका था, बचा था बस अनंत पछतावा और गुस्सा। भाई, अब क्या करें? समिया ने नाक साफ की। 70,000 का ऑनलाइन लोन उसके दिमाग पर पहाड़ की तरह दब रहा था। और क्या करेंगे? घर जाओ। विवेक का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, इस बारे में किसी को मत बताना, शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात। और पैसा चिंता मत करो, 2 दिन बाद न्यू ईयर विजिट पर जब जाएंगे तो सब मिलकर शेन लियांग के घर जाएंगे, तब उसकी खाल निकाल लेंगे। हाँ, प्राइवेट में मांगेंगे, अगर नहीं दिया तो उसके घर पर डेरा डाल देंगे और नहीं जाएंगे। विहान ने भी शातिर लहजे में कहा। तीनों ने फिर से बदला गठबंधन बना लिया। बस आज के लिए खत्म। विवेक ने हाथ हिलाया, उदास मन से पार्किंग लॉट की तरफ चला। अब वो बस घर जाना चाहता था, अच्छी नींद लेना, इस नाइटमेयर वाली रात को भूल जाना, बेहतर तरीका सोचना। वो सिर्फ पैसा वसूलना नहीं चाहता था। तीनों भाइयों ने आज इज्जत गंवाई थी, बदला लेना था, लेकिन तरीका नहीं सूझ रहा था। वो अपनी मर्सिडीज E300L के पास पहुंचा, कार की चाबी निकाली, अनलॉक किया, दरवाजा खोला और बैठ गया। कार की लेदर सीटें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसे अनैच्छिक रूप से ठिठुरन हुई। उफ,
उसने राहत की सांस ली। दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा, आंखें लाल। 1,60,000। रोहन शर्मा, तुम सच में कमाल हो। गुस्सा निकालने के बाद विवेक को अचानक कुछ याद आया। वैसे युवी कहाँ है? वो गुस्से में चली गई थी, पता नहीं कहाँ। इतनी रात को कुछ हो न जाए। हालांकि गुस्सा था, लेकिन वो उसकी मंगेतर थी, इज्जत बचानी थी, इसलिए विवेक ने फ़ोन निकाला और चू युवेक मीरा नायर का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप। कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब तक ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट नहीं हुई। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? विवेक ने भौहें चढ़ाईं, हल्की बेचैनी हुई। फिर डायल किया, फिर कोई जवाब नहीं। ये औरत का गुस्सा बहुत है। चिंता मत करो, एंगेजमेंट के बाद शादी होगी। शादी के बाद उसके सारे पैसे मेरे कंट्रोल में होंगे और सबक सिखाऊंगा। औरतें ऐसी ही होती हैं, पीटने से नहीं सीखती। विवेक ने फ़ोन रख दिया, मन ही मन गालियां देते हुए। बहुत सीरियस नहीं लिया। सोचा मीरा अभी भी गुस्से में है, जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही। बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। लेकिन शादी से पहले उसे अभी भी देवी मानना पड़ेगा। उसने कार स्टार्ट की और रिवर्स करने लगा। अचानक उसकी नज़र पार्किंग लॉट के अंधेरे कोने पर पड़ी। वहाँ काली एसयूवी, मध्यम स्ट्रीट लाइट्स में भी इम्पोजिंग बॉडी लाइन्स और आइकॉनिक स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी हुड ऑर्नामेंट साफ दिख रहा था। वाह, रोल्स रॉयस क्यूलिनन। विवेक की आंखें चमकीं। कार प्रेमी होने के नाते बुरी मूड में भी वो इस 10 मिलियन वाली लग्जरी कार को दोबारा देखे बिना नहीं रह सका। रुको, ये वही कार लग रही है जो आज मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में देखी थी। वाह, कितनी कूल है। वो अमीर होने की तारीफ करता रहा, अनजाने में, और देखा। अचानक उसने नोटिस किया कि वो लग्जरी कार, जो स्थिर होनी चाहिए थी, अंधेरे में लयबद्ध तरीके से हिल रही थी। ये कार के सस्पेंशन का उतार चढ़ाव था, कभी तेज, कभी धीमा, कभी इंटेंस, कभी जेंटल। एक एडल्ट मेल के रूप में विवेक को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। होली क्रैप! विवेक की आंखें फैल गईं, चेहरे पर ईर्ष्या और कामुकता मिश्रित भाव। ये अमीर लोग सच में मज़े लेना जानते हैं। प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की बजाय गराज में ही रोमांच क्यों? सच है, क्यूलिनन में स्पेस बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो यूनिक चार्म भी है। आखिर कौन कार में तस्क तस्क तस्क? उसके दिमाग में इमेज अनैच्छिक रूप से फ्लैश हुई। इस कार की पैसेंजर सीट पर कौन सी औरत बैठकर इस टाइकून के साथ ये हलचल कर रही होगी? ज़रूर कोई टॉप इंटरनेट सेलिब्रिटी या किसी क्लब की टॉप होस्टेस। छोड़ो, बेहतर है न देखूं। अगर बड़े बॉस को गुस्सा आया तो आज का बदलक दोगुना हो जाएगा। विवेक उत्सुक था, लेकिन अपनी औकात जानता था। ऐसे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने सिर हिलाया, ड्राइव में शिफ्ट किया और कार धीरे धीरे आगे बढ़ाई। जैसे ही उसकी कार क्यूलिनन के पास से गुजरी, किसी अजीब संयोग से विवेक ने फिर फ़ोन उठाया। मीरा का तीसरा कॉल ट्राई किया। सोचा एक आखिरी कोशिश, अगर फिर नहीं उठाया तो छोड़ दूंगा। बीप बीप। फ़ोन अभी भी बज रहा था। उसी पल विवेक की मर्सिडीज क्यूलिनन के पास से गुजरी। वो अनजाने में सिर घुमाकर अंधेरी खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगा। प्राइवेसी फिल्म होने के बावजूद बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस बेहद छोटे पल में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अंधेरे केबिन में फ़ोन की स्क्रीन की हल्की रोशनी अचानक जल उठी। वो हिलती लय में जलती बुझती रही। विवेक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा है? क्या वो अंदर फ़ोन कर रहे हैं, या क्या ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या संयोग! मैंने कॉल किया और उनका फ़ोन जल उठा। उस पल में एक बेहद बेतुका ख्याल दिमाग में आया, लेकिन तुरंत दबा दिया। क्या सोच रहे हो विवेक? पागल हो गए हो? वो कंजर्वेटिव औरत मीरा हाथ पकड़ने पर भी शर्मा जाती है। वो ऐसी कार में सेक्स कैसे कर सकती है? और वो किसी ऐसे बड़े शॉट को जानती भी नहीं जो क्यूलिनन चलाता हो। अगर वो ऐसे किसी बड़े को जानती तो क्या मुझे ये सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ती? विवेक ने खुद पर व्यंग्य किया। लगा कि 4,78,000 ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया है। शायद महज संयोग है, ये अमीरों का सेलिब्रेशन है, मुझसे क्या मतलब? उसने सिर हिलाया, एक्सीलरेटर दबाया और मर्सिडीज E300L पार्किंग लॉट से निकलकर रात में गायब हो गई। केवल लाल टेललाइट्स की लाइन बची। बहुत अकेली लग रही थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसी क्यूलिनन केबिन में सिर्फ एक दीवार अलग करके जो हो रहा था उससे उसका सिर हरा हो रहा था। हफ हफ। आरामदायक। सीनियर, तुम और ज़्यादा मोहक हो रही हो। मुझे कल्पना भी नहीं करनी पड़ती कि कुछ और दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम कितनी स्टनिंग ब्यूटी बनोगी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, रोहन ने घमंड से कहा। उसकी नज़र उस परिचित मर्सिडीज E300 की टेललाइट्स पर गई जो दूर गायब हो रही थी। मीरा के बोलने से पहले उसका शरारती हाथ ने उसे चुप करा दिया। उसके दिमाग में विवेक का दिमाग हरा होते हुए इमेज फ्लैश हुई। होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सबसे कम दूरी, सिर्फ 3 मीटर दूर, उसकी मंगेतर मीरा नायर किसी और की कार में घुटनों पर बैठकर कोमलता से सुख दे रही थी।
अध्याय 111 अमानवीय। क्यूलिनन की विशाल और लग्जरी बैक सीट में हवा हार्मोन्स की महक से भरी हुई थी। रोहन थकान न जानने वाले युद्ध देवता की तरह था। सिस्टम से 10 गुना फिजिक ने उसे इस मामले में पूर्ण प्रभुत्व दिया। बैटल 1 घंटे से ज़्यादा चली। आमतौर पर गरिमामयी और दूर रहने वाली फ्लाइट अटेंडेंट मीरा नायर अब पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। लेदर सीट पर कीचड़ की तरह धंसी हुई, उंगली उठाने की ताकत भी नहीं बची थी। उसके बाल पसीने से भीगे गालों पर बिखरे हुए थे। पहले साफ और सुंदर आंखें अब धुंधली और बेनूर, मुंह से सिर्फ बेहोश टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। जूनियर, जूनियर, क्या तुम मुझे मार डालोगे? मीरा की आवाज़ भारी थी, आंसुओं से भरी, फिर भी असीम संतुष्टि से। वो सच में डर गई थी। ये उसका कई साल छोटा कजिन है। ये तो इंसान आकार का प्राइवेट जेट है। अविश्वसनीय। उसे लगा उसकी रूह शरीर छोड़ रही है। अपनी बाहों में खूबसूरत औरत को देखकर रोहन मुस्कुराया। विजय की भावना से पूरी तरह सुकून मिला। उसने हाथ बढ़ाकर मीरा के बिखरे बाल ठीक किए, फिर अचानक उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, सीनियर, क्या हम और ज़्यादा रोमांचक गेम खेलें? क्या? मीरा ने भ्रमित होकर आंखें खोलीं। रोहन ने खिड़की की तरफ इशारा किया। जो टेललाइट अभी गई, मजाक से कहा। अंदाजा लगाओ मैंने अभी किसे देखा? मीरा ने उसी दिशा में देखा। सिर्फ अंधेरा दिखा। भ्रमित होकर सिर हिलाया। मैंने अभी देखा कि मेरा प्यारा कजिन विवेक अपनी मर्सिडीज E300L से हमारी कार के पास से गुजरा। धड़ाम। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। मीरा के कानों में फटे। वो अभी भी कुछ धुंधली थी, लेकिन तुरंत होश में आ गई। पूरा शरीर अकड़ गया और अजीब तनाव दिल में भर आया। क्या उसने देख लिया? मीरा डर से सफ़ेद पड़ गई और स्वाभाविक रूप से कपड़े पकड़कर खुद को ढकने लगी, लेकिन कपड़े कब के फेंके जा चुके थे। वो डिस्कवर होने से नहीं डर रही थी, बस अभी सही समय नहीं लगा। उसका लक्ष्य एंगेजमेंट पार्टी के दिन विवेक को घातक झटका देना था। अभी से सब बर्बाद हो गया। चिंता मत करो, वो अंदर नहीं देख सकता। रोहन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन लहजे में शैतानी हास्य भरा था। हालांकि जब वो पास से गुजरा तो जानबूझकर रुका, कार की खिड़की खोलकर कई बार देखा। लगता है वो कार के हिलने की लय पर आश्चर्य कर रहा था। और रोहन ने पास पड़ा जलता फ़ोन उठाया और मीरा को दिया। स्क्रीन पर 3 चमकीले लाल मिस्ड कॉल साफ दिख रहे थे। नोट: विवेक शर्मा, वो पास से गुजरते हुए तुम्हें कॉल कर रहा था। सटीक रूप से वो इस हिलती कार को देख रहा था जब कॉल कर रहा था। रोहन की आवाज़ गहरी थी, शैतान की फुसफुसाहट की तरह। सीनियर, क्या लगता है अगर तुमने अभी फ़ोन उठा लिया होता और उसे अंदर की आवाज़ें सुनने दिया होता तो कितना मज़ेदार होता? मीरा ने 3 मिस्ड कॉल्स देखीं। अभी की सीन की कल्पना की। विवेक खिड़की के बाहर खड़ा कार देख रहा था, और वो कार के अंदर विवेक का सबसे तिरस्कृत कजिन। अत्यधिक अनैतिकता, डर और बदले की विकृत खुशी ने तुरंत उसके नसों पर हमला किया। वो अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। तुम बहुत बुरे हो। मीरा ने होंठ काटा। रोहन को जटिल नज़रों से देखा, लेकिन ये साफ तौर पर गाली नहीं थी, बल्कि फ्लर्टिंग लग रही थी। कैसे? क्या हम उसे वापस कॉल करें? रोहन मुस्कुराया। अगर अब वापस कॉल किया तो उसकी हताश लेकिन खुश करने की कोशिश वाली आवाज़ सुन सकती हो। मीरा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, सांस नियंत्रित की, दिल की धड़कन शांत करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद जब आंखें खोलीं तो डर गायब था, बदले में ठंडी उदासीनता और बदले की दृढ़ संकल्प। मीरा ने हाथ बढ़ाया, कॉलबैक बटन दबाया, फिर कैजुअली स्पीकर ऑन कर दिया। बीप बीप। फ़ोन सिर्फ एक रिंग में उठ गया। फिर विवेक की चिंतित लेकिन खुश करने वाली आवाज़ आई, हेलो युवेई। आखिर फ़ोन उठाया। तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत चिंतित था। इतनी बार कॉल किया लेकिन तुमने नहीं उठाया। विवेक की आवाज़, जो अभी अभी भारी बिल चुकाने से कमज़ोर थी, सुनकर मीरा ने पास बैठे रोहन को देखा। रोहन शैतानी मुस्कान के साथ उससे शरारत कर रहा था। उसने वो असामान्य आवाज़ दबाई जो निकलने वाली थी। आवाज़ तुरंत बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई, उच्च श्रेणी के गुस्से से भरी। विवेक शर्मा, तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो आज मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? 3 बड़े बूढ़े आदमी थोड़े से खाने के पैसे पर बहस कर रहे थे और मुझे भी सोचने को कह रहे थे। मैं, मीरा नायर, पूरी जिंदगी में कभी इतनी शर्म नहीं खाई। ये उल्टा हमला था, मेहमान बनकर मालिक बन गई। इससे विवेक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। दूसरी तरफ विवेक, जो पूछना चाहता था कि वो कहाँ गई, तुरंत घबराकर माफ़ी मांगने लगा। मैं, क्या मतलब? अगर तुमने शेन लियांग के साथ साजिश नहीं रची होती तो ये सब होता। मैं शेन लियांग का बचाव नहीं कर रही, लेकिन तुम लोग सच में सब बर्बाद कर बैठे। इतने बेवकूफ़, इतने बेहद बेवकूफ़। अगर तुम शेन लियांग को बेवकूफ़ बना लेते तो मुझे भी फ़ायदा होता। लेकिन क्या हुआ? मैं बड़ी उम्मीद से इंतज़ार कर रही थी और ये शर्मनाक सीन मिला। बहुत सॉरी युवेई, आज सब मेरी गलती है। मैंने प्लानिंग अच्छी नहीं की। लेकिन क्या वो कमीना शेन लियांग ने मुझे नहीं फंसाया? तुमने खुद देखा, उसने वो ड्रिंक ऑर्डर किया।
बस चुप, मीरा ने ठंडे लहजे में बीच में काटा। मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहती। तुम बेहद बेवकूफ़ हो। मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई हूँ और आज रात यहीं सो रही हूँ। वापस नहीं जाना चाहती और तुम्हें देखकर और गुस्सा नहीं आना चाहता। मेरे पास मत आना, मुझे कुछ शांति चाहिए। ये सुनकर विवेक और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर सहमत हो गया। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। तुम बेस्ट फ्रेंड के घर आराम करो, गुस्सा मत होना और खुद को हर्ट मत करना। कल मैं तुम्हें पिक कर लूँ। कल देखेंगे, बाय। स्लैम। मीरा ने फ़ोन बिना हिचकिचाहट के काट दिया। कॉल खत्म हुई। केबिन में छोटी खामोशी छा गई। तुरंत बाद रोहन की तालियां बज उठीं। वंडरफुल, कमाल था। रोहन ने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया, उसके लाल होंठों पर किस किया। सीनियर, अफसोस है कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं कि ऑस्कर जीत ले। हमारे बड़े कजिन को पोते जैसा डांटा। वो अब फ़ोन पर खुद को थप्पड़ मार रहा होगा। मीरा रोहन की बाहों में धंस गई। अभी की न्यायपूर्ण और भयभीत डांट ने उसकी आखिरी ताकत भी छीन ली। उसने रोहन को देखा, आंखों में आकर्षण चमका। उसने उंगली से उसके सीने पर गोले बनाए। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम लड़के, मुझे फिर से इस तरह मत डराना। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, होंठों पर हल्की मुस्कान। नहीं हो सकता, आखिर हमारा गेम अभी शुरू हुआ है। आज रात वापस नहीं जाएं, कहीं और जारी रखें। मीरा कांपी, चेहरा डर से पीला पड़ गया। रुको, नहीं, फिर से। हे भगवान, क्या ये इंसान है भी। अध्याय 112, मुसीबत में लियू शुई दुओ। कुछ नहीं होने पर भी लियू शुई दुओ। स्टडी जूनियर। मीरा की आवाज़ बेहद नर्वस थी। वो स्वाभाविक रूप से कार के दरवाजे के कोने में सिकुड़ गई, दोनों हाथों से कुशन कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसकी आखिरी लाइफलाइन हो। नहीं, काम नहीं करेगा, सच में नहीं चलेगा। रोहन को करीब आते देख मीरा डर गई और जल्दी से हाथ बढ़ाकर रोहन के सीने को रोका, आवाज़ आंसुओं और गिड़गिड़ाहट से भरी। रोहन शर्मा, अच्छे भाई, प्लीज़ अपनी सीनियर को बख्श दो। सीनियर जानती है तुम क्या महसूस कर रहे हो। सच में जानती है। मुझे पता है स्कूल से तुम्हें मुझ पर क्रश था, और मुझे पता है तुम विवेक शर्मा से कितना नफरत करते हो, इसलिए तुम उससे बदला लेने के लिए मुझे पर वेंट करना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। मीरा ने आंखों के कोनों में कुछ आंसू भी निकाल लिए। वो सच में डर गई थी। ये आदमी राक्षस है। सोचो, उस रात होटल में तुमने मुझे इतना थका दिया कि मुश्किल से चल पाए। और कार में पिछली बार का तो छोड़ो, आज। मीरा ने 2 उंगलियां दिखाईं, आरोप लगाते हुए, आवाज़ कांप रही थी। आज डिनर से निकलकर सिर्फ 3-4 घंटे हुए हैं, लेकिन तुमने 302 बस और कार में 2 घंटे बिताए। प्रोडक्शन टीम के गधों को भी आराम चाहिए न। अगर फिर से किया, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी कार में मर जाऊं वहां। मीरा के डरे हुए, आंसू भरे चेहरे को देखकर रोहन का पहले उबलता गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मीरा की नाक की नोक पर प्यार से हाथ फेरा, होंठों पर शरारती मुस्कान। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। देखो कितना डर गई हो। क्या मुझे लगता है मैं ऐसी औरतों के साथ सम्मान से पेश नहीं आने वाला। ये सुनकर मीरा मन ही मन आंखें घुमा रही थी। समझते हो या नहीं, पता नहीं। अगर औरतों का सम्मान और लाड़ प्यार समझते हो, तो दुनिया में कोई असम्मानजनक आदमी नहीं बचेगा। क्या वो अभी का कोमलता और दया दिखाना था? वो तो तूफान था, पूरी तरह तबाह करने वाला। लेकिन वो ये शब्द जोर से नहीं कह सकती थी। डर थी कि ये छोटा शैतान फिर साबित करने में दिलचस्पी ले लेगा। उफ, मीरा ने लंबी राहत की सांस ली, पूरा शरीर गुब्बारे की तरह डिफ्लेट हो गया। वो सच में थक चुकी थी, उंगली हिलाने की ताकत नहीं बची थी। तो मुझे कहीं छोड़ दो, मीरा कमजोर आवाज में बोली। विवेक के पास वापस। रोहन ने भौं उठाए। मैं पागल हूँ। मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ आंखें घुमाईं। अगर मैं ऐसे हाल में वापस गई तो कोई भी अंधा नहीं होगा जो कुछ गड़बड़ न देख ले। और उस आदमी का नाम सुनते ही जी मिचलाता है। मुझे सफायर गार्डन्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ले चलो। मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती है, वो हमारी क्लासमेट भी है। मैंने विवेक से झूठ नहीं बोला कि बेस्ट फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मैं सच में रात यहीं बिताना चाहती हूँ। रोहन ने सिर हिलाया और सवाल नहीं किए एक्सीलरेटर दबाया। क्यूलिनन सुचारू रूप से रात में घुल गई। 10 मिनट बाद सफायर गार्डन्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंच गए। रोहन ने कार रोकी। मीरा ने मुश्किल से कपड़े और बाल ठीक किए, फिर का कुशन फाउंडेशन निकालकर मेकअप टचअप किया। मुश्किल से कम डिसहेबल्ड लग रही थी। उतरने से ठीक पहले वो मुड़कर रोहन को देखा, आंखों में जटिल भावनाएं, शर्म की, उल्लंघन की, अजीब निर्भरता की और आदमी की अपार शक्ति का भय। तो मैं जा रही हूँ, तुम भी वापस जाओ और आराम करो, और दूसरी लड़कियों को बर्बाद करने मत जाना। मीरा ने कुछ अर्थपूर्ण बुदबुदाया, फिर जैसे डर हो कि रोहन मन बदल लेगा, कार का दरवाजा खोलकर भाग गई जैसे भाग रही हो। उसकी हल्की लड़खड़ाती आकृति को रात में गायब होते देख रोहन ने सिर हिलाकर हंसा। आराम। रोहन ने समय देखा, रात के 11 बज चुके थे।
आम लोगों के लिए सोने का समय है, लेकिन रोहन के लिए, जिसकी फिजिक सिस्टम से 10 गुना हो चुकी थी, वो अभी भी तेंदुए की तरह एनर्जेटिक था। पिछले 2 घंटे मीरा के लिए तबाही थे, लेकिन रोहन के लिए सिर्फ वार्म अप, पसीना भी नहीं आया। उभरा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ, बल्कि बाकी बचा एहसास शरीर में दौड़ रहा था, पूरा गर्म कर रहा था। तस्क, इतनी अच्छी फिजिक होना भी समस्या है। रोहन ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा। क्यूलिनन खाली सड़कों पर बिना मंजिल भटकने लगी। आयरन किडनीज, अथक ताकत, अनंत। अगर इस एनर्जी को रिलीज न किया तो आज रात सुबह तक नींद नहीं आएगी। उसने होटल में रह रही दिया कपूर अनंत के बारे में सोचा। वो लड़की पूरी तरह सफ़ेद कागज़ जैसी मासूम है और पूरी तरह समर्पित। अगर उसके पास गया तो वो जरूर सहयोग करेगी। लेकिन रोहन ने एक पल हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। छोड़ो, वो लड़की बहुत मासूम है, रफ हैंडलिंग नहीं सह सकती। और आधी रात होटल जाना मतलब उसकी चिपकने वाली नेचर से निपटना। आज रात मुझे कुछ सिंपल और स्ट्रेटफॉरवर्ड चाहिए। अचानक रोहन के दिमाग में रामनगर विलेज में पड़ोस में रहने वाली उसकी मंगेतर प्रिया मल्होत्रा लियू शुएदुओ का इमेज आया। मोटी, अमीर से शादी करने की लालची और कुछ हद तक वैनी। पिछली बार विक्रांत लग्जरी विलास में वो औरत पैसा और स्टेटस के पीछे थी, लेकिन सम्मान छोड़ चुकी थी। चाहे मीरा नायर हो या छोटे अंधेरी फ्लैट में पहली बार जीवन की सुंदरता दिखाने वाली मेच्योर लैंडलेडी नेहा कपूर, कितना भी मजा हो, रोहन हमेशा बेसिक बॉटम लाइन रखता था। साफ कहें तो उन्हें इंसान समझता था। लेकिन प्रिया मल्होत्रा जैसी के साथ, चूंकि वो उसके पैसे के पीछे थी, रोहन गोल्ड डिगर को स्वीकार कर सकता था, लेकिन कीमत रोहन द्वारा इंसान न मानना। साफ कहें, रोहन अब प्रिया पर वो सारे पागलपन आजमा सकता था जो दूसरी औरतों पर नहीं आजमाता। जितना चाहे आजमा सकता था, और बिगाड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका रहने का जगह उसके घर के बगल में, यानी विकास देसाई के घर की साइड रूम। विकास देसाई के नाक के नीचे खेलने का रोमांच। रोहन के होंठों पर धीमी मुस्कान फैली। इस तरह की खुशी बहुत स्पेशल है। चाहे कितनी बार हो, कभी काफ़ी नहीं होती। गांव वापस जाकर पानी में खेलो। रामनगर विलेज, रात के 11:30। गांव की रातें डरावनी शांत होती हैं, कभी कभी कुत्ते की भौंकने से अंधेरा और गहरा लगता है। विकास देसाई का घर, पूरी फैमिली सो चुकी थी। राजेंद्र, राजू देसाई और उनकी पत्नी मेन रूम में सो रहे थे, जबकि विकास देसाई, जो अभी ऑफिशियली शादी नहीं हुई, हालांकि एंगेज्ड थे, गांव के रिवाज के अनुसार रूम शेयर नहीं कर सकते, ईस्ट रूम में सो रहा था। प्रिया मल्होत्रा को अकेले वेस्ट रूम में रखा गया था। अब वेस्ट रूम में एक मध्यम नाइटलाइट जल रही थी। प्रिया सो नहीं रही थी। वो पतली लेस नाइट गाउन पहने बिस्तर पर लेटी थी, फोन हाथ में लिए शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन दिमाग स्क्रीन पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ रोहन शर्मा का वो शैतान साया। वो कमीना आज कोई मूव क्यों नहीं किया? प्रिया ने होंठ काटा, करवट बदली। पूरे दिन आराम करने के बावजूद शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने विक्रांत लग्जरी विलास वाली रात याद की। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे उलझन भरी रात थी। उसे लगता था वो वहां मर जाएगी। उसे हमेशा कुछ गड़बड़ लगती थी। उसने कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को इतना एक्सट्रीम करते नहीं सुना। उसे लगता था रोहन उसे इंसान नहीं मानता, जानवर की तरह इस्तेमाल करता है। फिर कल रात रोहन ने फिर बुलाया और उसकी लग्जरी कार में 2 घंटे से ज़्यादा पहले छोड़ा। वापस आते हुए उसकी टांगें घूम रही थीं, सीधा चल नहीं पा रही थी। विकास देसाई, जो आधी रात उठा था, उसे रूम में घुसते हुए लगभग पकड़ लिया था। वो इतना डर गई कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुश्किल से बच गई। आज कुछ नहीं हुआ, लगता है वो आज रात मुझे छोड़ देगा। लगता है अच्छी फिजिक होने पर भी हर रोज नहीं कर सकता न। सबसे मजबूत शरीर को भी आराम चाहिए। प्रिया ने चुपके से राहत की सांस ली। जैसे ही प्रिया सोच में खोई थी, लाइट बंद करके सोने वाली थी, बजा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक वीचैट मैसेज पॉप अप हुआ। निकनेम साफ, मास्टर रोहन शर्मा। प्रिया का दिल धड़क गया। एक अशुभ पूर्वानुमान उठा। कांपते हाथों से मैसेज खोला। रोहन शर्मा, अगर 5 मिनट में बाहर नहीं दिखी तो मैं दस्तक दूंगा।